एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल इन योर लाइफ एंड इन योर स्टडीज टू। मैं हूं जोशिका फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी एक न्यू सीरीज जिसका नाम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन सीरीज, PYQ सीरीज। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं CBSE 2017 के बोर्ड का पेपर, जिसमें हम सारे ही सेट्स को कवर करने वाले हैं। तो उस टाइम पर ना 3 सेट्स आए थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो हम सारी सेट्स को कवर करेंगे। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम फर्स्ट भी पूरा सॉल्व करें, सेकंड भी एंड थर्ड भी। हम क्या करेंगे, हम सेट 1 को पूरा सॉल्व करेंगे, फिर सेट 2 में हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो सेट 1 में नहीं आए थे। सिमिलरली फॉर द सेट 3 हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो उन दोनों सेट्स में नहीं थे। ठीक है, इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि उस टाइम पर जब 2017 में जो सिलेबस था दैट इज डिफरेंट फ्रॉम नाउ अ डेज सिलेबस। तो आप कहोगे फिर कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन करने तो पड़ते ही हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हम सभी लोग अपने एग्जाम के पहले करते हैं, जिससे हमें एक आइडिया मिल जाता है कि किस तरीके के बोर्ड में पेपर आता है, किस तरीके के हमें सॉल्यूशन लिखने हैं, है ना। तो यहाँ पर जो टॉपिक हमारे आज के सिलेबस में नहीं है, उन टॉपिक्स को हम नहीं सॉल्व करेंगे, उन क्वेश्चंस को हम हटा देंगे, उन क्वेश्चंस को हम नहीं। अब जहाँ पर भी देखोगे ना, अगर रैंडमली आपको 12 के बाद 14 दिख जाए, 13 नहीं, आप समझ जाना कि वहाँ पर 13th जो क्वेश्चन था ना वो हमारे सिलेबस का नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पर उसको नहीं सॉल्व कराया है। अब बात करें पेपर के पैटर्न की, तो उस टाइम पर हमारे यहाँ पर कुछ 5 सेक्शंस आए थे, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C, सेक्शन D, सेक्शन E। ठीक है, अब कभी कभी 4-5 सेक्शंस होते रहते हैं, उनमें सेक्शन वाइज ना मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लाइक फॉर सेक्शन A ओनली 1 मार्क, सेक्शन 2 और सेक्शन B के लिए 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो हमें मार्क्स के अकॉर्डिंग ही अपना आंसर लिखना है, क्योंकि हमारा पेपर तो हमको टाइम पर ही सॉल्व करना है। अगर हम लोग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वहाँ पर लिखेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा एट द एंड ऑफ द डे। तो चलो विदाउट डूइंग एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का सीरीज का पहला क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 सेट 1 का सेक्शन E का सेकंड क्वेश्चन है। ये कैरी करता है 5 मार्क्स, जिसमें बोला गया है कि अ डिवाइस X इज कनेक्टेड टू एन AC सोर्स V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t। द वेरिएशन ऑफ वोल्टेज, करंट एंड पावर इन वन साइकिल इज शोन इन द फॉलोइंग ग्राफ। दिस इज योर ग्राफ, जिसमें आपको बताया गया A जो है वो इस तरीके से जा रहा है, B जो है वो इस तरीके से जा रहा है, C जो है वो इस तरीके से जा रहा है। सारा कुछ आपको इस ग्राफ में दिख रहा है। फिर इसमें पूछा गया है कि ए पोर्शन में आइडेंटिफाई द डिवाइस X। तो अब हमें जो डिवाइस ये जो X है, X एक्चुअली में है क्या, हम मान लेते हैं ये रहा हमारा X, जो कि एक V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t से कनेक्टेड है सोर्स से। अब ये जो डिवाइस है ये एक्चुअली में क्या है, ये हमको बताना है। ठीक है, अगर हम बात करें से V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t की, तो यहाँ पर अगर आप ग्राफ देखो तो इसका ग्राफ कैसा होगा, V0 साइन ओमेगा t का कुछ इस तरीके का होगा, है ना। तो इसमें से आपको देख के वो कौन सा ग्राफ दिख रहा है, जो इस तरीके का है। अब क्योंकि यहाँ पर कुछ आपको मैग्नीट्यूड भी दिया है, तो ये जो ग्राफ है क्या वो इस तरीके का रहेगा, नहीं। तो ये ग्राफ आपका होने वाला है इसके मैग्नीट्यूड के कारण कुछ इस तरीके का। तो ये जो ग्राफ है ये आपका हो जाएगा दिस B वाला। तो ये तो B की इक्वेशन हो गई। एंड यहाँ से देखने से आपको एक चीज और दिख रही है, दैट इज ये डॉट डॉट वाला, जिसमें आपको दिखेगा कि जो ये फेज डिफरेंस है ये आने वाला है यहाँ पर π/2। जब π/2 का फेज डिफरेंस आ जाता है किसके बीच में, V एंड I के बीच में आता है, तो हमारे पास जो कंडीशन है इस X की वो डिवाइस हो सकता है आइदर कैपेसिटर या फिर इंडक्टर। अब ये कैपेसिटर है कि इंडक्टर है, ये हम इस ग्राफ को देख के पता कर सकते हैं। कैसे, देखो ये वाला जो V वाला ग्राफ है ये 0 से स्टार्ट हुआ है और ये ग्राफ इसको लीड कर रहा है। क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। जब ये लीड कर रहा है तो ये बचेगा आपका कैपेसिटर, बिकॉज कैपेसिटर में जो करंट है वो लीड करता है बाय π/2 किसको, वोल्टेज को। तो ये किसका ग्राफ हो गया है, करंट का ग्राफ हो गया है। इतनी बात हो गई। और जो हमारा सर्किट है दैट इज कैपेसिटर नाउ।
ठीक, चलो अब यहाँ पर बी पोर्शन में पूछा गया है कि विच ऑफ द कर्व्स ए बी सी रिप्रेजेंट द वोल्टेज करंट एंड द पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट, जस्टिफाई योर आंसर। तो अभी मैंने आपको इतना तो नॉलेज हो ही गया कि जो बी है हमारा दैट इज वोल्टेज ग्राफ, एंड ये जो हमारा ग्राफ है दिस इज अ सी ग्राफ दैट इज करंट ग्राफ। अब V एंड I के ग्राफ हमको मालूम पड़ गए, सिर्फ अब एक बचता है दैट इज पावर। तो यहाँ से ऑब्वियसली आपको पता चल गया कि वो A जो है वो पावर का है, बट अगर तुमको आंसर जस्टिफाई करना है तो आप बताओगे कि पावर एक्चुअली में क्या होता है, V इंटू आई, VI है ना, VI होती है। तो ये जो पावर है ये इन दोनों का प्रोडक्ट के मिलकर आएगी, मतलब इसका जो एम्पलीट्यूड आएगा वो इन दोनों के एम्पलीट्यूड से ज़्यादा आएगा। देखो इसका एम्पलीट्यूड कितना है, करंट का इतना चल रहा है, और बी का कितना है, इतना, बी का एम्पलीट्यूड इतना है, एंड ये जो ए का जो एम्पलीट्यूड है दैट इज हायर देन दीज टू, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो ग्राफ है ये किसका हो जाएगा, P का हो जाएगा। अब अगर V और I में से कोई एक वैल्यू भी अगर नेगेटिव होती है तो PV हमारा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ तक ये वाला जो पोर्शन है दैट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ B एंड C। तो देखो B भी हमारा यहाँ पर पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इसीलिए ये पॉजिटिव आएगा। फिर हमारा ये वाला जो ग्राफ है P का, अगर इसको देखोगे तो B तो पॉजिटिव है लेकिन हमारा I जो है वो नेगेटिव है, इसलिए ये नेगेटिव हो गया है ना। फिर यहाँ पर फिर से आप देखोगे तो दोनों ही नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव हो गया है। देखो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो P की वैल्यू हमारे P के एम्पलीट्यूड के ऊपर की तरफ आई है। तो इस तरीके से आप वहाँ पर पूरा मेंशन कर पाओगे, ग्राफ को देखकर अपना आंसर दे पाओगे। तो चलो मूव करते हैं इसके बाकी सेक्शंस पर जो कि है C एंड D। नाउ कम टू द C पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि हाउ डज इट्स इम्पीडेंस वेरी विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ द AC सोर्स, शो ग्राफिकली। ठीक है, क्योंकि हमारा जो ग्राफ है वो हमारा क्या निकला है, कैपेसिटिव निकला है, तो यहाँ पर जो रिएक्टेंस होगी दैट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसको हम डिनोट करते हैं XC से। इसका होता है 1/ओमेगा C, और यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं 1/2 पाई न्यू C, जहाँ से हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो इम्पीडेंस है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। मी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, C क्या होता है, कैपेसिटर होता है। तो XC इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, देयरफॉर द ग्राफ ऑफ द इम्पीडेंस एंड द फ्रीक्वेंसी इज, और ये हमारा किस में होता है, ओम में होता है, फ्रीक्वेंसी किस में होती है, हर्ट्ज में होती है, और जो आपका ग्राफ है वो कुछ आपका बनेगा इस तरीके का। तो आपका ग्राफ भी बन गया, सी पार्ट भी हो गया। अब देखेंगे हम अपना डी पार्ट। तो अब आपके डी पार्ट में पूछा गया है कि ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द करंट इन द सर्किट एंड इट्स फेज रिलेशन विद द एसी वोल्टेज। ठीक है, यहाँ तक हम इतना तो हमने जब स्टार्टिंग में देखा कि करंट जो है वो लीड कर रहा होगा, तो इसकी इक्वेशन भी अब एक्सप्रेशन निकालने की बात करें तो हमारे पास सिर्फ गिवन है वोल्टेज की इक्वेशन दैट इज V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, एंड we know the charge is equal to Q equal to CV, that means C और V की जगह पे आप क्या रख दोगे, ये, तो V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, एंड we know that the current is what, करंट क्या होता है, करंट इज इक्वल टू dQ by dt। याद आ रहा है डेफिनेशन करंट की, ठीक है, चलो याद आ गई होगी। रेट ऑफ द चेंज ऑफ चार्ज, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। तो dQ by dt इज हेयर, एंड इस आप ड्यू को कैपिटल क्यों कर लो, क्योंकि हमने यहाँ पर कैपिटल क्यू ले लिया है। देन d by dt ऑफ क्यू की जगह पर क्या आएगा, CV नॉट साइन ओमेगा टी, ये आ गया। यहाँ पे जो C है हमारा कांस्टेंट है, V नॉट जो है वो हमारा कांस्टेंट है। सो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव हो जाएगा CV नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये आ गया। ये क्या आ गया, करंट की इक्वेशन आ गई। और इसको हम अब क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं CV नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, एंड जैसे ही हमने ये लिखा और ये हमारा हो जाता है I नॉट,
तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ कैपिटल आई, तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ये कहाँ से आया था, क्योंकि कॉस ओमेगा टी को हम ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 भी लिख सकते हैं। 90 प्लस टीटा साइन 90 प्लस टीटा इज कॉस ओमेगा टी, तो वही कंसेप्ट हमने यहाँ पर लगाया है। यहाँ से भी आपको दिख रहा है कि जो करंट है वो हमारा 90 डिग्री लीड कर रहा है वोल्टेज को, तो हमने एक्सप्रेशन निकाल लिया। यहाँ पर आपका डी पार्ट हो जाएगा सॉल्व हो, जैसा कि मैंने हमेशा बताया कि जो भी आपका आंसर आ रहा है फाइनल आंसर, उसको आप एक ब्लॉक में ज़रूर कर देंगे। क्लियर, चलो देखते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करने जा रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 के जो और पार्ट में जो क्वेश्चंस आते हैं उनकी। इसमें भी आपके ए एंड बी पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट ए पार्ट में बोला गया है कि ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ एन एसी जनरेटर, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द रोटेटिंग coil of n turns each of cross sectional area A in the presence of the magnetic field B। ठीक है, तो सिर्फ हम अगर इतने क्वेश्चन की बात करें जहां पर सिर्फ आपको बोला गया है कि आपको एक डायग्राम बनाना है एसी जनरेटर का, बट वहां पर डायग्राम बना के नहीं, उसमें लेबलिंग करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पर मेंशन है, वैसे भी आप जब भी कभी कोई भी डायग्राम बना रहे हो, छोटा सा भी बना रहे हो, तो जितनी भी चीज़ें आपको उसमें पता है ना, वो वहां पर आपको लेबलिंग करना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम एसी जनरेटर को बनाने फिगर देखेंगे, बनाएंगे, लेबलिंग भी कर लेंगे। इसे एसी जनरेटर करता क्या था, दैट कन्वर्ट्स द मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ईएमआई। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमने क्या करा, क्या करते हैं, मैं सिर्फ आपको एक फिगर तो बनाया, तो मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, बना ही है। तो सिर्फ समझने के लिए, ताकि आप वहाँ पर एग्जाम में अच्छे से बना पाओ, हम क्या करेंगे, सिर्फ एक आपने मैग्नेट ले लोगे, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट आपने ले ली जिसमें पोल्स हैं आपके नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस्ड होगी ही। मैग्नेटिक फील्ड आपकी जाती है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, सभी जानते हैं। ठीक है, फिर आपने क्या करा, इसके बीच में आपने एक अपनी कंडक्टिंग कॉइल रख दी, जिसको हम बोलते हैं क्या, आर्मेचर कॉइल। और कॉइल आपकी कौन सी है, ABCD। ठीक है, आपने कॉइल रख दी। इस कॉइल से आपने कनेक्ट क्या करा है, आपने कनेक्ट करे हैं अपने स्लिप रिंग्स। ये जो पोर्शन है ये क्या है, आपके स्लिप रिंग्स हैं, जिसको हम बोलेंगे R1 R2, चाहे तो S1 S2 भी दे सकते हैं नाम। इन स्लिप रिंग से हमने एक ब्रशेस कनेक्ट की है, जिसका नाम है R1 से कनेक्ट किया B1, R2 से कनेक्ट करा है B2, जिनको हम बोलते हैं ब्रशेस। ये स्पेलिंग आप सही कर लेना, ब्रशेस हो जाएंगे, कार्बन ब्रशेस होते हैं। एंड इन ब्रशेस से हमने एक लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दी है RN। ठीक है, एंड यहाँ पर इसके सेंटर में हमने एक हैंडल कह लो, या फिर आप इसको एक टर्म देते हैं एक्सल। हमने इस कॉइल के सेंटर में एक हैंडल या फिर एक एक्सल हमने कनेक्ट करा है। आप एक्सल लेबलिंग करेंगे, हैंडल सिर्फ समझने। इस हैंडल की हेल्प से आप इस अपनी आर्मेचर कॉइल को मूव कराते हो, जिसके कारण क्या होता है, आपका फ्लक्स में चेंजेस होते हैं, जिसके कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होता है। यही तो था ईएमआई। तो इसी के कारण यहाँ पर सारी चीज़ें होती हैं। वर्किंग हमको समझनी नहीं है, इसीलिए मैं वर्किंग में जा नहीं रही हूँ, सिर्फ अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो जो क्वेश्चन में डिमांड था वो हमको करना है। तो ये R1 R2 आपकी है स्लिप रिंग्स, आपने वहाँ पे लेबलिंग करेंगे। B1 B2 आपके हैं कार्बन ब्रशेस। ये ABCD आपका एक आर्मेचर कॉइल है। ये है आपका फील्ड आपकी जा रही है नॉर्थ टू साउथ, क्योंकि सभी जानते हैं इसके बारे में। और ये रहा आपका एक्सेल। यहाँ पर आपका इतना पोर्शन हो जाएगा विथ लेबलिंग, और फिर आप आगे बढ़ोगे अपने इसके सेकंड क्वेश्चन, जिसमें पूछा है ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द रोटेटिंग कॉइल ऑफ n टर्न्स ईच ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया A इन द प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड B। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर हमको गिवन क्या क्या है, गिवन है इस पोर्शन में हमारे पास कि हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो n है। n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है। एरिया आपको गिवन है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। फिर आपको बोला है मैग्नेटिक फील्ड आपकी B है। ओके, अब यहाँ पर जो फ्लक्स आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स तो होगा ही। तो मैग्नेटिक फ्लक्स अगर हम देखें तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है हमारा B.A, यही होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। इसका अगर डॉट प्रोडक्ट को ओपन करते हैं तो वो हो जाता है BA cos ओमेगा T, यही होता है। नाउ अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यू कैन से द EMF इज प्रोड्यूस्ड, इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू द
चेंज इन फ्लक्स। आप कहोगे चेंज इन फ्लक्स तो ठीक है मैम, लेकिन यहाँ पर क्या है हमारे पास साथ में नंबर ऑफ टर्न्स, वहाँ पर मेंशन है कि n जो है नंबर ऑफ टर्न्स है, तो क्या हो जाएगा n क्योंकि कांस्टेंट है तो n d∅dt हो जाएगा। चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे n∅, और ये क्या कहलाता है हमारा फ्लक्स लिंकेज कहलाता है। इस n को हम बाहर निकाल लेते हैं, तो मैंने भी बाहर निकाल लिया है। अब क्या होगा n d/dt ऑफ BA cos ओमेगा t, यही हो जाएगा। B एंड A तो हमारे कांस्टेंट है तो उनको हम बाहर निकालेंगे। NBA बाहर हो गया d/dt cos ओमेगा t। अब जब आप cos ओमेगा t का डेरिवेटिव करोगे तो क्या होता है, आप इसको ऐसे लिखो -NBA, cos ओमेगा t का डेरिवेटिव हो गया आपका माइनस साइन ओमेगा t, मतलब यहाँ पे प्लस लगा दो, साइन ओमेगा t लिखो, एंड ओमेगा t का डेरिवेटिव हो जाता है ओमेगा। तो आपका अगर इसको मैं और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख दूँ तो EMF मेरा आ गया है NBA ओमेगा साइन ओमेगा t। ठीक है, इस पोर्शन को हम मान लेते हैं अपना E0, तो यहाँ से आपका EMF की इक्वेशन आ गई E = E0 साइन ओमेगा t। अब यहाँ पर ये सबको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द E इज द EMF हियर। ठीक है, सारी चीजें हो गई। व्हाट इज बी मैग्नेटिक फील्ड, A इज द एरिया, फाई इज द फ्लक्स एंड फाई इज द फ्लक्स लिंकेज, एवरीबडी नोज अबाउट दिस, तो हमने यहाँ पर डेराइव कर लिया अपना। ठीक है, EMF की आपकी वो क्या होती है यूनिट, तो आप कहोगे इट इज इक्वल टू द वोल्ट, तो वोल्ट आप लगा दोगे वहाँ पर। अब हम देखेंगे इसका बी पार्ट, हमारा ए पार्ट जो है वो पूरा हमने सॉल्व कर लिया, हमने एक एक्सप्रेशन निकाल लिया EMF इंड्यूस्ड का, आप लास्ट में लिख दोगे है द EMF इंड्यूस्ड इज इक्वल टू E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा t, और वेयर E0 इज इक्वल टू NBA ओमेगा। बस मेंशन करके फिनिश करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नाउ कम टू द बी पोर्शन ऑफ दिस, जिसमें बोला है कि एक हॉरिजॉन्टल कंडक्टिंग रॉड है 10 मीटर लॉन्ग, जो कि एक्सटेंड है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, इज फॉलिंग विथ अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड एट राइट एंगल्स टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड 0.3 in multiply 10 to the power -4 Weber per meter square. Find the instantaneous value of the EMF induced in the rod. ओके, तो हमने क्या करा, हमने एक अपना कोऑर्डिनेट्स बना लिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। फिर यहाँ पर बोला है कि ईस्ट टू वेस्ट आपकी एक क्या रखी है, कंडक्टिंग हॉरिजॉन्टल रॉड रखी है, मैंने भी रख दी है, जिसकी लेंथ मुझे गिवन है कितनी, 10 मीटर। ठीक है, अब ये जो 10 मीटर, अगर इसको इमेजिन करो, इसको मैं थोड़ा सा बाहर निकाल लूँ, ऐसे निकाला मैंने। ठीक है, ये मेरी रॉड है, ये क्या है, मेरी रॉड है। अब ये ना फॉल कर रही है, फॉल कर रही है, ठीक है, फॉल कर रही है, कितनी स्पीड से कर रही है, वहां पर स्पीड दी है 5 मीटर पर सेकेंड। एंड जब ये फॉल कर रही है तो ये फॉल कर रही है 90 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है साउथ टू नॉर्थ, ज्योग्राफिक साउथ टू ज्योग्राफिक नॉर्थ। ठीक है, अब इसको कैसे समझोगे, अब मान लेते हैं ये रहा आपका क्या, BH आपका इस तरीके का है, ये रखा है BH, ठीक है, साउथ टू नॉर्थ। ये जो है ये मेरी एक कंडक्टिंग रॉड है जो कि मेरी हॉरिजॉन्टल ईस्ट टू वेस्ट अलाइंड है। एंड जी जब फॉल करेगी इस पर, देखिए इस पर ही जब ये फॉल करेगी तो इसे फॉल करना है 90 डिग्री। तो क्या ये इसके 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, मतलब 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अब जब ये फॉल कर रही है तो यहाँ पर जो EMF इंड्यूस्ड हो रहा है उसकी हमें वैल्यू बतानी है। तो गिवन है हमारे पास L गिवन है, किसका है ये L, कंडक्टिंग रॉड की लेंथ हमें गिवन है जो कि ईस्ट टू वेस्ट है, फॉल कर रही है विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। एंड आपके पास गिवन है अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो कि है आपका 0.3 इंटू 10 to the power -4 वेबर पर मीटर स्क्वायर।
अब आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द ईएमएफ निकालनी है, तो क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, मोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस्ड हो रहा है, तो मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला होता है BLV। क्लियर? जैसे ये BLV आया तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, मैम ये B नहीं है, ये क्या है, हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और मैंने यहाँ पर सबकी वैल्यू रखनी है। ये आएगा आपका 15 × 10⁻⁻4 वोल्ट। ये क्वेश्चन कितना सिंपल था, लेकिन जब लोग इसको पढ़ेंगे ना तो कहेंगे पता नहीं क्या क्या दी है। काफ़ी सारे लोग करके आएंगे, बट कुछ लोग होते हैं नहीं कर पाते हैं। तो वहाँ पर आपको कंसेप्ट समझा दिया है कि किस तरीके से आप इसमें प्रोसीड करोगे, कैसे अज्यूम करोगे, और यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा आपके इंस्टेंटेनियस। आप लिख दोगे हैंस इंस्टेंटेनियस EMF induced in the rod is 15 × 10⁻⁻4 वोल्ट। आप यहाँ पर अपना खत्म करोगे एंड मूव करोगे अपने सेट 1 के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बात करते हैं अपने सेट 1 के लास्ट क्वेश्चन की, जिसमें है आपके दो पार्ट। एक है आपका जिसमें पूछा गया है डिफाइन वेव फ्रंट, यूज हाइगन्स प्रिंसिपल टू वेरीफाई द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब यहाँ सबसे पहले हम ए पार्ट की ही बात करते हैं। तो अगर बात करें सिर्फ इतने पोर्शन की जिसमें आपको पूछी गई है डेफिनेशन ऑफ द वेव फ्रंट। अब वेव फ्रंट एक्चुअली होता क्या है, तो हम सब ने देखा है कि हमारे घर में बकेट है, अगर बकेट में आप कुछ भी चीज़ अगर ड्रॉप करते हो, तो जैसे मैंने कुछ भी इसमें ड्रॉप किया तो इसके साइड में डिफरेंट सेट्स ऑफ वेव्स फॉर्म हो जाती हैं, डिफरेंट सेट ऑफ लोकस पर। ठीक है, वही होती है हमारी वेव फ्रंट। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं, तो वेव फ्रंट एट एनी इंस्टेंट इज डिफाइंड एज द wavefront at any instant is defined as the set of locus of all the particles of the medium which are in same state of vibrations। ठीक है, हमने डिफाइन कर दिया, आप भी यही तरीके की डेफिनेशन वहां पर लिख दोगे। अब अगर बात करें दूसरे की जिसमें है यूज हाइगन्स प्रिंसिपल टू वेरीफाई द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम योर एनसीईआरटी एंड इसमें हमको ड्रॉ करना पड़ेगा एक फिगर। तो हमने मान लिया एक ये है मीडियम 1, ये है आपका मीडियम 2। ठीक है, यहां से कोई इंसिडेंट लाइट आई, ठीक, फिर वो क्या हुई, वो आपकी रिफ्रैक्ट हो गई दूसरे मीडियम में एंड यहां से वो रिफ्लेक्ट हो गई सेम मीडियम में, ये दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्ट। सो दिस इज रिफ्रैक्टेड एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड एंड दिस इज इंसिडेंट। इतना सबको पता ही है, आई थिंक सो। फिर यहाँ पर आपको हाइगन्स प्रिंसिपल यूज करना है, तो आपको वेव फ्रंट ड्रॉ करना पड़ेगा। हम मान लेते हैं कि इसमें जो वेलोसिटी है वो v1 है, इसमें है v2। तो वेव फ्रंट क्या होगा, एक सेट ऑफ लोकस फॉर्म होता है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ये वाली जो वेव फॉर्म है इसने अपना वेव फ्रंट बनाया v1t पर, इतना वो स्टेंट पर मूव करी, एंड इसने अपना वेव फ्रंट बनाया v2t एट अ टाइम t पर। ठीक है, ये आपका हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड। ओके, हम नाम कर दे देते हैं, हमने बेस का नाम दे दिया है ए एंड बी। ये हो गया आपका ए डैश और ये हो गया आपका बी डैश। ये वाला क्या है आपका रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट एंड ये हो जाएगा आपका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि आपको साइन आई निकालना है, तो क्या करोगे, सबसे पहले आप लिखोगे
दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, एक ट्रायंगल है आपका ए डैश बी और दूसरा है बी डैश ए बी, ठीक है। तो मैं सबसे पहले ले रही हूँ इन ट्रायंगल ए डैश बी। इसमें अगर मैं साइन आई बोलूंगी तो साइन आई होगा मेरा ए डैश बी अपॉन ए बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो मैंने वही लिख दिया। सो दिस इज योर इक्वेशन 1। एंड नाउ इफ यू टॉक अबाउट द इन अ ट्रायंगल बी डैश ए बी in which sin r is equal to perpendicular upon hypotenuse, that is AB dash upon AB, इक्वेशन 2। अब यहां से देखने से मुझे ये दिख रहा है कि मुझे चाहिए अपने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। उसमें क्या होता है साइन आई अपॉन साइन आर। तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को अब डिवाइड करती हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी डिवाइड, क्योंकि मुझे साइन आई ऊपर चाहिए तो डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, ठीक है। क्या हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू ए डैश बी अपॉन ए बी अपॉन ए बी डैश अपॉन ए बी। ये ए बी से ए बी हो गया कैंसिल, यहाँ मेरा बचेगा ए डैश बी अपॉन ए बी डैश। अब इन दोनों को भी ध्यान से देखूंगी ना तो मैंने यहाँ पर बोले करा हुआ है कि दिस इज V1T, so this is V1T and this is V2T, ओके। और इसको अगर मैं नॉर्मली भी लिख लूँ, सिर्फ T हटा दूँ एक एट इंस्टेंट जो पे T इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी थी, अब मैं वो नहीं लिखूँ तो V1 अपॉन V2। एंड वी नो दैट व्हाट वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू C अपॉन न्यू। जानते हैं हम इसके बारे में। न्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड C इज द स्पीड ऑफ लाइट, सो इट विल रिप्लेस बाय nu1 C upon nu1 and this is C upon nu2, where nu1 is the refractive index of the first medium and mu2 is the refractive index of another medium। C upon mu होता है आपका वेलोसिटी, हमने रिप्लेस कर दिया। mu1 क्या है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम, mu2 है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम। क्या आ जाएगा ये mu2 अपॉन mu1, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से मैं यहाँ पर लिखूंगी, अब एंड में लिख दूंगी साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू mu2 अपॉन mu1 विच इज माई लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, हेंस वी प्रूव्ड, कर दिया हमने वेरीफाई, ठीक है। ये क्या आ गया लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आ गया बाय यूजिंग द हाइगन्स प्रिंसिपल। सॉल्यूशन डन हो गया हमारा, ठीक है। एंगल आई क्या होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आर इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड mu2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम, mu1 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम। तो सारी चीज़ें हमने लिख दी, आपको एंड में अपना ये पूरा कंक्लूड कर देना है। सारी चीज़ें डन, हम सब कुछ कर चुके हैं, मतलब 26 क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो चुका है। बस लास्ट में आप हमेशा ब्लॉक में ज़रूर करना, ठीक है। मेंशन भी करना है कि एंगल आई क्या है, एंगल आर क्या है। मैंने यहाँ पे सब कुछ नहीं लिखा है, बट आपको अपना एक प्रॉपर वे में ही लिखना है कि कंसीडर आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट, आर इज दिस, mu1 इज दिस, mu2 इज दिस, v1 इज दिस, v2 इज दिस, ठीक है। इस तरीके से ही आप आगे चल के बिल्कुल स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टेप जो कि मैंने स्टार्ट किया था। नाउ मूव टू द और पार्ट ऑफ दिस वन। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बी पार्ट की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो 5 मार्क्स का है, तो हमने ए पार्ट ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। अब उसके अकॉर्डिंगली आप अपना बी पार्ट सॉल्व करेंगे। तो बी पार्ट में बोला गया है कि हाउ इज लीनियरली पोलराइज्ड लाइट obtained by the process of scattering of light, find the Brewster angle for air glass interface when the refractive index of glass is 1.5, ठीक है। तो अगर हम लोग मान लें कि कोई एक ऑर्डिनरी लाइट है, तो चलिए हम मान लेते हैं कि ये कोऑर्डिनेट्स हैं आपके, यहाँ से कोई आपकी एक ऑर्डिनरी जो लाइट है वो आ रही है, ठीक है, आई। तो ये क्या एक अनपोलराइज्ड लाइट है जो आएगी, एंड यहाँ पर आपने एक स्कैटर रख दिया है। अब वो जो आपने स्कैटर रखा है और ये जो लाइट आती है जो कि एक ऑर्डिनरी लाइट है, क्योंकि हम स्कैटरिंग कर रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पर एक स्कैटर रखा है। अब जो स्कैटर में जो पार्टिकल्स होंगे दैट इज इन द सेम ऑर्डर ऑफ जो इसकी वेवलेंथ ऑफ लाइट है। क्या होना चाहिए, साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मटेरियल या मीडियम
is of the order of wavelength of light। अगर वो ये कंडीशन को फुलफिल करता है तभी वहां से स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण हमको एक लीनियरली पोलराइज्ड लाइट मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर ये वेवलेंथ के कंपैरेबल इसका साइज नहीं होगा, इसमें जो पार्टिकल्स है आपके इस मटेरियल के अंदर, तो यहाँ से स्कैटरिंग नहीं हो पाएगी। तो यहाँ से जब आपकी एक अनपोलराइज्ड लाइट आ रही है, फिर वो यहाँ पर आके ये जो स्कैटर मटेरियल है, जो ये स्कैटर मटेरियल है, यहाँ पर जब आई, तो जब आप यहाँ से इसको देखोगे तो आपको यहाँ से एक लीनियरली पोलराइज्ड लाइट मिलेगी। ठीक है। सिमिलरली जब आप यहाँ से देखोगे तो आपको यहाँ पर भी एक लीनियरली पोलराइज्ड लाइट मिलेगी। बट द कंडीशन इज दिस कि जो साइज होगा इस स्कैटर में जो पार्टिकल्स हैं या मीडियम जो है उसका, दैट इज द ऑर्डर ऑफ दिस वेवलेंथ ऑफ लाइट, जो कि एक ऑर्डिनरी लाइट आ रही है उसकी वेवलेंथ का है, तभी ये पॉसिबल है। अब जितना मैंने बोला उतना आपको लिखना पड़ेगा। आप क्या लिखोगे यहाँ पर, तो आप अपने वर्ड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख सकते हो, when a beam of light passes through a medium, it gets scattered and gives you a linearly polarized light if के बाद आप लिख दोगे if the size of the particle of the material या फिर of the scattered या फिर of the medium is of the order of wavelength of light। ठीक है, इस तरीके से आप लिख दोगे, that's how you will get a linearly polarized light by the scattering of light। ठीक है, यहीं पर आप खत्म कर दोगे। अब हमारा यहाँ तक का पोर्शन सॉल्व हो चुका है। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट वाले पोर्शन पर, जिसमें पूछा गया है कि फाइंड द ब्रूस्टर एंगल फॉर एयर ग्लास इंटरफेस व्हेन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। चलो उसको भी देख लेते हैं। तो चलिए बी पार्ट को अगर एक्सप्लेन करें, तो बी पार्ट को अगर आप एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ की है, जिसमें एयर ग्लास मैंने मीडियम रखा है, मतलब पहला जो मीडियम है दैट इज एयर, दूसरा जो है वो ग्लास है। अब एयर में हमारी क्या आएगी, एक इंसिडेंट रे आ रही है। ठीक है, ऐसे आ रही है। ठीक, यहाँ पर मैंने एक डॉट करके एक नॉर्मल प्लेन बनाया है। अब ये जो यहाँ से जो इंसिडेंट रे है दैट इज अनपोलराइज्ड। अनपोलराइज्ड मतलब सारी जगह पर स्कैटर्ड हो रही होगी। तो इस तरीके से लाइट आई एंड यहाँ पर आके जब वो रिफ्लेक्ट हुई, कुछ रिफ्लेक्ट हो गई, कुछ वो रिफ्रैक्ट हो गई, दूसरे मीडियम में आने बैंड हो गई। तो ये जो हुई ये आपकी स्लाइटली पोलराइज्ड होती है एंड ये जो है ये परफेक्टली पोलराइज्ड होती है। यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं इसकी कि हमें क्या निकालना है, ब्रूस्टर एंगल निकालना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द ब्रूस्टर एंगल, है ना। पता ही नहीं तो कैसे निकालोगे। तो ब्रूस्टर एंगल एक एंगल ऑफ इंसिडेंसी होता है। अब क्यों एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है कि जब हमारी इंसिडेंट लाइट आती है, यहाँ पर एक अनपोलराइज्ड लाइट आई और वो क्या हुई, वो रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होकर उसने दिया एक परफेक्टली पोलराइज्ड मतलब डॉट डॉट डॉट, और एक उसने दिया स्लाइटली पोलराइज्ड जो कि रिफ्रैक्टेड है। एंड रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड के बीच में हमारा एक एंगल बना देगी दैट इज 90 डिग्री। एंड तो हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसने हमें एक परफेक्टली पोलराइज्ड लाइट दी है वो हमारा कहलाता है एंगल ऑफ पोलराइजेशन, या फिर उसको हम कहते हैं ब्रूस्टर एंगल। तो ये तो हो गई से ब्रूस्टर एंगल की बात। तो या तो इसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ पोलराइजेशन भी के नाम से भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है, या फिर ब्रूस्टर एंगल के नाम से तो यहाँ पर आया ही है। अब ब्रूस्टर लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, ब्रूस्टर लॉ कहता है कि जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दैट इज अ tan ऑफ ब्रूस्टर एंगल या फिर एंगल ऑफ पोलराइजेशन। ओके, अब यहाँ पर ये म्यू क्या हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि म्यू को हम लिख सकते हैं μ2 अपॉन μ1। तो व्हाट इज μ1, μ1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर एंड μ2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। एंड एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हमारा 1, ग्लास का हमें गिवन है 1.5। देन यू हैव टू पुट द वैल्यू एंड यू विल गेट द आंसर ऑफ
व्हाट इज थीटा बी जो कि आपको निकालना है, तो ये हो जाएगा 1.5/1 tan थीटा बी, एंड थीटा बी आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, दैट इज tan इनवर्स ऑफ 1.5 विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 56.31 डिग्री। तो आप लिख दोगे हैंस Brewster angle for the air glass interface where the refractive index of glass is 1.5 is 56.31 डिग्री। अभी यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगर एंगल ऑफ पोलराइजेशन भी पूछा जाता तो भी आपका यही होता, क्योंकि ब्रूस्टर एंगल और एंगल ऑफ पोलराइजेशन इज सेम। ठीक, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट पर, जो कि हमारा 26 ही होने वाला है, लेकिन वो 26 क्वेश्चन का जो और पार्ट में जो क्वेश्चन आए थे अब हम उनको सॉल्व करते हैं। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 सेट 1 की, जो कि हमारे 26 के क्वेश्चन जो हमने थोड़ी देर पहले भी किए थे उसके और में करके जो क्वेश्चन आए थे उनको देखते हैं। तो यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन आए थे 2 पार्ट्स में, दैट इज ए एंड बी। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स में है तो ए पार्ट को हम पढ़ते हैं। ए पार्ट में पूछा गया है कि ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 thin convex lenses in contact. Obtain the expression for the power of this combination in terms of the focal length of the lenses. ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें कॉम्बिनेशन ऑफ 2 thin convex lens का हमें फिगर बनाना है, तो हम बनाते हैं। तो अभी हमने क्या किया, हमने 2 थिन कॉन्वेक्स लेंस हमने ड्रॉ कर दी है और उनके बीच में जो प्रिंसिपल एक्सेस होती है वो भी हमने ड्रॉ कर दी है। हम बोल देते हैं कि ये जो है ये हमारा लेंस 1 है, ये है हमारा लेंस 2 और ये एक थिन कॉन्वेक्स लेंस है। अब इनके कॉम्बिनेशन के कारण जो रे डायग्राम बनेगा उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम पहले मान लेते हैं अपना ऑब्जेक्ट, ये रहा इनका एक ऑप्टिकल सेंटर, पहले वाले का O1, इसका हो गया O2। ठीक है, चलो अब साथ ही में हम इसका एक इक्विवेलेंट भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो इक्विवेलेंट में क्या होगा, एक ही कॉन्वेक्स लेंस रह जाएगा, हमने वो भी ड्रॉ कर ली है। क्यों, अलग अलग करने से क्या फायदा, इसको देखेंगे फिर हम इसको भी देख लेंगे साथ में ही। अब देखिए सबसे पहली जो लाइट की रेज जब आ रही होंगी तो जब यहाँ से रेज जाएंगी तो एक तो हमारी चली जाएगी जो कि है ऑप्टिकल सेंटर से, तो वो तो डायरेक्ट सीधी जाती है विदाउट एनी डेविएशन। अब यहाँ पर जब एक यहाँ से ऑब्जेक्ट से जो यहाँ पर रेज गई तो वो पहले पहुंची लेंस 1 के पास। अब लेंस 1 क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है वो कन्वर्ज करेगा, वो कह रहा है कि मैं अपनी इमेज जो है वो मैं बनाऊंगा इधर, तो जिसका मैंने नाम दे दिया इमेज, ठीक है, आई डैश। ठीक, तो ये किसने बनाई है, लेंस 1 ने बनाई है। यहाँ तक की डिस्टेंस क्योंकि इसके लिए क्या है, यू है। ओके, अब मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो मेरी है वी डैश। क्लियर, अब इसने अब दूसरा वाला लेंस आ गया। अब यहाँ से जब वो रेज जा रही थी तो वो गई तो यहाँ पर टकराई लेंस 2 से। इन्होंने कहा नहीं नहीं मैं यहाँ पर नहीं फॉर्म करूँगा, मेरा मन नहीं, क्योंकि मैं तो और कन्वर्ज करूँगा, क्योंकि मेरा तो खूबी है कन्वर्ज करना। तो इसने यहाँ से वो कन्वर्ज करके फिर इमेज फॉर्म कर दी है यहाँ पर, इसको मैंने बोल दिया आई। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो मैं कह देती हूँ मेरी v, क्योंकि ये इसके लिए इमेज है ना, इसके लिए ये इमेज है। और फिर ये अगर इसके लिए इमेज हो गई है लेंस 2 के लिए तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, अब अगर बात करें इसके कॉम्बिनेशन की, मतलब इसके इक्विवेलेंट डायग्राम की, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ से एक रे तो ऐसी चली जाएगी, जब इस लेंस पर गई तो इसने कहा बोला मैं अपनी इमेज बना लूंगा, मैं तो कोई कह रहा है इधर कोई कह रहा है इधर, मैं उसकी बना रहा हूँ इमेज यहाँ पर। ठीक है, तो इसको मैंने मान लिया है u, इसको मैं मान लेती हूँ अपना v। ठीक, अब यहाँ पर बात की जाए तो हम जानते क्या है, हम जानते हैं कि जो हमारे कॉन्वेक्स लेंस है अगर इसका फोकल लेंथ f1 है, इसका f2 है और इसका f है, तो कॉन्वेक्स लेंस के फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव होते हैं। हम जब भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम वहाँ पर साइन कन्वेंशन को लेकर सॉल्व करेंगे, क्योंकि ताकि हमें एंड में कोई कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ पर अगर कॉन्केव होता तो हम नेगेटिव लेते, बट क्योंकि यहाँ पर क्या है हमारा कॉन्वेक्स है, तो इसके लिए तो हमारा डायरेक्ट ही फॉर्मूला हो जाएगा लेंस फॉर्मूला, दैट इज दिस वन। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं होंगे। अब बात करें यहाँ पर, तो अभी सिर्फ हम बात करेंगे फॉर लेंस 1।
तो लेंस 1 के लिए हमारी फोकल लेंथ है f1, ऑब्जेक्ट है हमारा u। आप ऐसे लिखोगे लेट द फोकल लेंथ फॉर द लेंस 1 इज f1, ऑब्जेक्ट इज u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज u, इमेज डिस्टेंस कितनी है इसकी, वो हो जाएगी v डैश, क्योंकि हमने यहाँ पर इमेज फॉर्म कराई थी। तो इसके लिए अगर देखोगे आप लेंस फॉर्मूला, तो लेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 1/f1 इज इक्वल टू 1/v डैश माइनस 1/u। दिस इज योर इक्वेशन 1 फॉर द लेंस 1। अब अगर बात करें लेंस 2 की, L2 की, तो उसके लिए जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो है उसकी v डैश, एंड इमेज उसने फॉर्म की है इमेज डिस्टेंस यहां से, दैट इज v, एंड फोकल लेंथ है इसकी f2। तो ये हो जाएगी 1/f2 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/v डैश। ठीक है, चलो ये भी हो गया, ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। क्लियर। अब हम जानते हैं, जब हम चैप्टर को पढ़ा था कि वहां पर हमने देखा था कि जो हमारी इफेक्टिव फोकल लेंथ होती है दैट इज द सम ऑफ ऑल द फोकल लेंथ, दैट इज इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 एंड सो ऑन, एंड नंबर ऑफ लेंसेज इफ दे आर। तो इसकी इफेक्टिव फोकल लेंथ कुछ इस तरीके की होगी। तो अब हमें क्या करना चाहिए, अब अगर हमें इफेक्टिव फोकल लेंथ चाहिए तो यहाँ पर है 1/f1, यहाँ पर है 1/f2 LHS में, तो हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 2 and 1, तो वो क्या हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 LHS हो गया। RHS में क्या हो जाएगा 1/v डैश माइनस 1/u पहला, प्लस 1/v माइनस 1/v डैश। यहां से आप देखोगे तो 1/v डैश पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, ये हो गया कैंसिल। तो अब मेरे पास आया 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/v मेरा पॉजिटिव है माइनस 1/u। ठीक है, अब यहाँ से जो मैंने अपना इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है उससे अपन क्या देख रहे हो 1/v माइनस 1/u इस क्या होता है 1/f। आप इसको दे दो इक्वेशन 3, तो ये हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 3, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 3 से 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/f। तो ये मुझे किसका फॉर्मूला मिला है, मेरे इफेक्टिव फोकल लेंथ का मेरा वेरीफाई हो गया, क्योंकि ये तो मैं जानती थी। तो ये हो गई है मेरी इफेक्टिव फोकल लेंथ। आपको पूछा क्या गया है, आपको यहाँ पर एक्सप्रेशन निकालना था पावर ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ। अब क्योंकि मैं जानती हूं कि मेरी जो पावर होती है दैट इज 1/f, जहां पर f जो है मेरा किस में होता है, सेंटीमीटर में होता है कि मीटर में होता है, तो मीटर में होता है, और यहाँ पर यूनिट होती है पावर की डायोप्टर, है ना। तो ठीक है, तो यहाँ से अगर मेरा 1/p इक्वल टू 1/f, तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा p1 प्लस p2 इज इक्वल टू p। तो ये मेरी हो जाएगी क्या, इफेक्टिव पावर फॉर दिस। लेकिन यहाँ पर पावर का फॉर्मूला पूछा है इन टर्म्स ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंसेज, तो आप यहाँ पे लिखोगे सिंस p इज इक्वल टू 1/f, सो यहाँ पर p इक्वल टू हो गया 1/f1 प्लस 1/f2, और ये मेरा आ गया पावर का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंसेज। और यहाँ पर आप फिनिश करोगे, आप यहाँ पर नहीं फिनिश करोगे, आप ये वाली लिखना भी नहीं चाहो तो भी मत लिखना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको पावर पूछा है इन टर्म्स ऑफ द फोकल लेंथ, तो आप वहाँ पर मेंशन कर दोगे सिंस p इज इक्वल टू 1/f। Therefore, यहाँ पर आप p आ जाएगा, p is equal to 1/f1 plus 1/f2, and this is the expression for the power of the combination of the two thin lenses in terms of the focal length of the lenses. Okay, now finish this question. Move to the B part. तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बी पार्ट के। बी पार्ट में पूछा गया है कि अ रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम एयर थ्रू एन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म अंडरगोज मिनिमम डेविएशन व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 3/4 ऑफ द एंगल ऑफ प्रिज्म, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन द प्रिज्म। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर बात की गई है एक इक्विलेटरल ग्लास की, मतलब यहाँ पर उसके सारे ही एंगल जो है जिस ग्लास प्रिज्म का वो बना हुआ है दैट इज इक्विलेटरल, कितने एंगल होंगे 60 डिग्री। Let us consider this is an
इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म, तो यहाँ पर इसके एंगल्स होंगे 60 डिग्री, तो एंगल ऑफ प्रिज्म भी हमारा क्या होगा 60 डिग्री। अब यहाँ से एक इंसिडेंट लाइट आई, ठीक है, ये हमारा एंगल होता है R1, ये हमारा एंगल होता है R2, ये होती है हमारी इंसिडेंट रे, एंड दिस इज योर एंगल A विच इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज एंगल I विच इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो हम लिखेंगे लेट एंगल A क्या है हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म, एंड आप वहां पर मेंशन करोगे सिंस इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, therefore angle A is equal to 60 degree. Now given क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 3/4 ऑफ एंगल A, therefore 3/4 ऑफ 60 डिग्री विच इज 15 इंटू 3 कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो ये जो एंगल आई है दैट इज 45 डिग्री। ओके, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या पूछा गया है कि आपको क्या निकालना है, स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पर निकालनी है इस प्रिज्म में, मतलब आपको V निकालना है विच इज द स्पीड ऑफ लाइट इन प्रिज्म। और हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं इन प्रिज्म R1 plus R2 is equal to angle of A, where R1 is the refracted angle for this one and this is R2 is this one. अब क्योंकि यहाँ पर एक मिनिमम डेविएशन हो रहा है, मतलब R1 एंड R2 एक ही प्लेन पर है, दैट मीन्स R1 इज इक्वल टू R2 इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन। कुछ चीजें याद आ रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ R1 इज इक्वल टू एंगल A एंड R1 इज इक्वल टू 60 डिग्री अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो इसका मतलब R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्लियर? चलो, अब यहाँ पर जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात होती है, स्नेल्स लॉ लगाते हैं हम, तो वो होता है, अगर मैंने स्नेल्स लॉ अपने इस पॉइंट पर लगाया तो वो क्या होगा, साइन I अपॉन साइन R1। तो अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ, आप नाम दे दो इस पॉइंट को B, इसको दे दो C, एट पॉइंट B दैट इज दिस वन। अब यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा, क्योंकि साइन I आया था आपका 45 डिग्री और ये हो गया है 30 डिग्री, ये हो जाएगा 1/√2, यहाँ पर होगा 1/2 एंड दिस विल बिकम 1/√2 इंटू 2 एंड √2 आपका आ जाएगा, ये क्या आ गया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब जैसे आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल गया, नाउ यू नो द रिलेशन बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट इन प्रिज्म, दैट इज म्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन प्रिज्म। दिस फॉर्मूला यू नो दैट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड ये रिलेशन बिटवीन म्यू C एंड B के बीच में आप जानते हो। तो अब हम जानते हैं कि ये तो √2 है, स्पीड ऑफ लाइट दैट एवरीवन नोज एंड V इज एयर, तो V इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ अपॉन √2। ठीक है, √2 की वैल्यू होती है 1.414। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपको आंसर मिलेगा। तो अब यहाँ पर इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा, जब आप डिवाइड कर लोगे तो डिवाइड करने पर आपको आंसर मिलेगा 2.12 इंटू 10⁸ और यूनिट क्या रहेगी, क्योंकि हमने क्या निकाला है, ये स्पीड ऑफ लाइट इन द प्रिज्म, तो यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। तो आप नेक्स्ट लाइन में आप लिखोगे हैज द स्पीड ऑफ लाइट इन द प्रिज्म इज 2.12 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और यहीं पर आपका ये आंसर खत्म होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट। तो जैसे कि हमने देखा था, हमने 26 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए, मतलब सेट 1 जो है हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम मूव करेंगे अपने सेट 2 पर, जहां पर आप देखेंगे हम वो क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं जो क्वेश्चंस हमारे सेट 1 से थोड़े डिफरेंट थे, उन्हीं को कवर करेंगे हम यहाँ पर। तो हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ सेट 2, दैट इज क्वेश्चन नंबर सेट 1। ठीक है, ये क्वेश्चन भी सेट 1 में सेम नहीं था, बट यहाँ पर जो कंसेप्ट है उसी कंसेप्ट पर एक दूसरा क्वेश्चन आया हुआ था सेट 1 में। तो मतलब
मतलब यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि वो कंसेप्ट जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है, वो क्या है वो देख लेते हैं। दैट इज अ बार मैग्नेट इज मूव्ड इन द डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय द एरो। ये बार मैग्नेट मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में बिटवीन द टू कॉइल्स एंड द कॉइल का नेम क्या है PQ एंड दिस इज CD। नाउ प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन ईच कॉइल। दैट इज योर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बेस्ड है हमारा लेंज लॉ के ऊपर, और इसी के ऊपर हमारा सेट 1 में एक और क्वेश्चन था। मतलब लेंज लॉ आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही हैं। यहाँ से आपको इतना आइडिया मिला। अब क्योंकि ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में है तो हमें सिर्फ यहाँ पर इतना बताना है कि उसकी डायरेक्शन क्या है, उसके अलावा यहाँ पर पूरा सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझ लेते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पर, ये अगर कॉइल PQ से जो ये बार मैग्नेट है वो क्या जा रही है, दूर जा रही है। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मेरा जो नॉर्थ पोल है वो अवे जा रहा है, फार अवे जा रहा है। किस तरफ जा रहा है, इस CD के पास जा रहा है। तो यहाँ पर जो इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगा या फिर यहाँ पर जो पोलरिटी जनरेट होगी वो क्या चाहेगी, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग जा रहा है तो जाने नहीं दूंगा। और यहाँ पर अगर नॉर्थ पोल को जाने नहीं देना है तो मतलब यहाँ पर उसको ऐसा पोल बनाना पड़ेगा जो अपने पास बुलाए। अब पास कैसे बुलाएगा, जब हम यहाँ पर इसके अपोजिट वाला पोल लेकर आए तो यहाँ पर हमें लेकर आना पड़ेगा साउथ। अब ये साउथ क्या, इसको अट्रैक्ट करेगा, बोलेगा नहीं जाने दूंगा तुझे मैं। तो यहाँ पर जैसे आपने साउथ वाली पोलरिटी आई तो आपको ये मालूम पड़ा कि अब जो आपका करंट की जो डायरेक्शन होने वाली है इंड्यूस्ड करंट की, दैट इज द डायरेक्शन, इस तरीके की डायरेक्शन रहेगी, दैट इज क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर इस PQ में द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन PQ क्या हो जाएगा, P2Q, या फिर आप कह सकते हो क्लॉकवाइज। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं इस कॉइल के लिए। अब इस कॉइल को अगर मैं इधर से देखूंगी तो इसके पास आ रहा है ना। अब अगर ये पास आ रहा है तो पास आने नहीं दूंगा अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ। कौन सा लॉ लगा है हमारा यहाँ पर, लेंज लॉ। तो आपको लेंज लॉ जो है स्टार मार्क कर लेना, इसको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस तो हमें करनी ही है अपने बोर्ड एग्जाम में, एक आध क्वेश्चन तो इस पर आएगा ही। ठीक है, अब आ रहा है तो आने नहीं दूंगा, आने नहीं दूंगा तो यहाँ पर भी हमारा जनरेट होगा सेम आपका पोल, क्योंकि साउथ है तो वो रिपल करेगा तो दूर जाएगा, तो साउथ। तो यहाँ पर भी डायरेक्शन क्या रहेगी, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर भी डायरेक्शन कॉइल CD में हो जाएगी C2D, दैट मीन्स क्लॉकवाइज। तो आप यहाँ पर लिख दोगे हेंस द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन PQ इज क्लॉकवाइज एंड इन CD इज ऑल्सो क्लॉकवाइज फ्रॉम P to Q एंड C to D। दिस इज ड्यू टू द लेंज लॉ। लेंज लॉ भी आप बता सकते हो, पर यहाँ पर पूछा नहीं है रीजन, तो आप चाहो तो बताओ, बट आंसर शुड बी इन 1 और मैक्स टू मैक्स इन 2 लाइन्स, देन यू हैव टू फिनिश दिस क्वेश्चन एंड मूव टू द डिफरेंट वन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ सेट 2, और ये भी हमारा मार्क्स है यहाँ पर 1 मार्क्स का। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि राइट द रिलेशन फॉर द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको रिलेशन बताना है। तो हम मान लेते हैं कि जो एम्पलीट्यूड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, दैट इज E0 एंड एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज B0। सिंस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इज नेचर बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक field are both are perpendicular to each other and to the direction of propagation. Direction of propagation is this one. तो ये सभी एक दूसरे के perpendicular है, therefore this was in transverse is nature, and the relation between the magnitude of electric field and the magnitude of magnetic field is E is equal to C B0, where C is the speed of light and E0 क्या है, magnitude of electric field, and this is the magnitude of magnetic field. ओके, आप इसको पूरा ब्लॉक में रखकर अपना रिलेशन लिखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ 1 मार्क्स में है। चलो देखते हैं अपना नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, सेट 2 के, जो कि हमारे 3 नंबर में क्वेश्चन आया है। इसमें हमारे 2 पार्ट्स हैं। अब इसके बीच में जितने भी क्वेश्चंस थे दैट वाज सिमिलर टू द सेट 1, इसलिए हमने यहाँ पर कवर नहीं किए हैं। यहाँ पर हम चलो पार्ट रीड करते हैं A एंड B। ए में पूछा गया है कि ड्रॉ द रे डायग्राम शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का जो डायग्राम था, जो आपने पढ़ा हुआ है कैसिग्रेन टेलीस्कोप, दैट वाज द डायग्राम फॉर रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। इन दैट क्या डिफरेंस था, जो हमारा ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्टिव जो हमारा लेंस होता है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं बाय द ऑब्जेक्टिव पैराबोलिक मिरर के रूप में, जो कि हमारा कौन सा मिरर होता है, कॉन्केव की कॉन्वेक्स कॉन्केव होता है। तो अगर आपको याद आ रहा हो उसका मैं आपको फिगर्स दिखाती हूँ। तो यही सेम आपको फिगर बनाना है अपने इस रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के लिए, ठीक है। चलो हम देखने जा रहे हैं सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 12, जो कि हमारे 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसके पहले के क्वेश्चंस हमने यहाँ पर इसलिए कवर नहीं किए हैं कि दैट आर सिमिलर टू द सेट 1, तो इसलिए हमने उनको स्किप कर दिया है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें ए एंड बी पार्ट है। ए पार्ट में पूछा है कि आपको एक रे डायग्राम बनाना है शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है, यहाँ पर आप रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का डायग्राम नहीं बनाओगे। आपने देखा सेट 1 में आपका रहा था रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, जहां पर आपने ऑब्जेक्टिव एंड कौन सा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आया था, तो वहां पर देखा ऑब्जेक्टिव लेंस का जो साइज था वो ज्यादा बड़ा था एज कंपेयर टू द आई पीस। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सिर्फ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की। तो यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में जो हमने ऑब्जेक्टिव मिरर है उसको हमने रिप्लेस, ऑब्जेक्टिव जो लेंस होता था हमारा उसको हमने रिप्लेस कर दिया है एक ऑब्जेक्टिव पैराबोलिक मिरर के रूप में, जो कि हमारा कॉन्केव मिरर है। तो ये आपको दिख रहा है कॉन्केव मिरर, इसके बीच में हमने आईपीस लगा दिए है। तो ये हमारा है प्राइमरी मिरर, ये रहा हमारा सेकेंडरी मिरर। सेकेंडरी मिरर हमने लिया है कॉन्वेक्स वन। अब जब हमारी पैरेलल रेज आती हैं और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव मिरर पे जाती है, जो कि हमारा एक पैराबोलिक कॉन्केव मिरर है, तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होके कहाँ पर टकराई, इस सेकेंडरी मिरर पर, फिर वो वहाँ से यहाँ टकराई, ठीक है, यहाँ पर पहुंची इस आईपीस के पास। और आईपीस क्या है, हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस है। फिर यहाँ से जो पैराबोलिक आई वो भी इस तरीके से पहुंचेंगे कहाँ पर, आई पीस पर। तो हमारी इमेज कहाँ फॉर्म होगी, आई पीस पर फॉर्म हो रही है। बल्कि अगर ये वाला नहीं हो, यहाँ पर अगर ये चाह क्या रहा था कि इमेज जो है हम पीछे की तरफ खींच के पीछे बना ले, बट ऐसा नहीं हुआ, इमेज फॉर्म हो गई हमारी आई पीस पर। सो दिस इज द डायग्राम फॉर द रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। नाउ कम टू द बी पार्ट वेयर the question is write 2 advantage of the reflecting telescope over a refracting telescope. Now if we talk about the refracting telescope, there the objective lens is a convex lens only, okay, not a parabolic concave mirror. तो वहां पर जो प्रॉब्लम्स आती थी हमारी मेनली दैट इज spherical aberrations एंड दूसरी प्रॉब्लम आती थी हमारी क्रोमेटिक एब्रेशंस। अब प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी थी, उसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा थी, मैन्युफैक्चर करना थोड़ा टिपिकल था, सब चीज़ें यहाँ पे सिंपल है, लेकिन जो मेन जो प्रॉब्लम्स थी वो ये थी। तो ये जो वाली जो प्रॉब्लम्स हैं ये ओवरकम हो गई हमारी इस टेलीस्कोप के आने से। तो नाउ ये हमारी प्रॉब्लम्स नहीं आती। अब ये प्रॉब्लम होती क्या थी, अगर हम बात करें स्फेरिकल एब्रेवेशन की, हम लिख देती हूँ मैं एडवांटेज क्या है कि फ्री फ्रॉम स्फेरिकल एबरेशंस। और ये किससे एलिमिनेट किया है, एक पैराबोलिक मिरर ने एलिमिनेट कर दिया है। कैसे होता क्या था, जब हमारा ऑब्जेक्टिव जो लेंस था वो हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस हुआ करता था, तो यहाँ से जब रेज आती थी, ये वाली जो रेज होती थी इनको हम कहते थे मार्जिनल रेज, और ये मान लीजिए आपका है क्या प्रिंसिपल एक्सिस, एंड ये वाली जो कहलाती थी ये हमारी कहलाती थी पैरा एक्सियल रेज, ठीक है। तो जो हमारी मार्जिनल रेज होती थी वो क्या करती थी, अपना फोकस कहीं और इमेज फॉर्म करती थी इधर, और जो हमारी पैराक्सियल रेज है उनका जो इमेज फॉर्मेशन और उनका जो फोकस था वो डिफरेंट होता। और ये वाली जो प्रॉब्लम थी, ये वाली प्रॉब्लम्स को हम कहते थे स्फेरिकल एबरेशन, जो कि हमारा मिरर और लेंसेज दोनों में ही होती थी। तो इसीलिए हमने अब उसको ओवरकम करने के लिए हमने एक पैराबोलिक मिरर लिया, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि हमारी जो इमेज फॉर्मेशन है अब वो डायरेक्टली कहाँ पर बना, हमें एक ही इमेज, एक ही फोकल लेंथ मिल रही है सारी रेज का, दैट इज ऑन द आई पीस, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम खत्म हो गई। दूसरी प्रॉब्लम थी इमेज जो थी अब वो इज फ्री फ्रॉम क्रोमेटिक एब्रेशंस। अब ये क्रोमेटिक एब्रेशन क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर क्रोमेटिक आ रहा है तो क्रोमेटिक के नाम से ही हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये वेवलेंथ से रिलेटेड है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी हमारी लाइट रेज होती है दैट वाज कंसिस्ट ऑफ अ डिफरेंट लाइट्स दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द विबग्योर। तो जो हमारी वायलेट की वेवलेंथ है दैट इज डिफरेंट, रेड लाइट की जो वेवलेंथ है दैट इज डिफरेंट, एंड इस वेवलेंथ डिफरेंट होने के कारण क्या होता था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, दैट यू हैव हर्ड, मैंने पहले भी आपको बताया था।
रिफ्रैक्ट की जो हमारा फॉर्मूला होता है लेंस मेकर, दिस वन, इसमें आपको देखने को मिल रहा है कि जो म्यू है दैट वाज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ 2। तो अगर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा तो हमारा फोकल लेंथ भी चेंज होगा। और हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं कि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा, एंड लैम्डा जो होता है रेड लाइट का दैट इज मोर देन द लैम्डा ऑफ वाइट लाइट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड लाइट क्या है, कम हो जाता है। तो अब क्या होगा, बट जो फोकल लेंथ है रेड लाइट की वो ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि दोनों इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हमारा जो फोकस है वो हमारा वेरी करेगा, हर डिफरेंट लाइट रे पर वेरी करेगा। तो ये वाली जो प्रॉब्लम थी, ये वाली प्रॉब्लम भी हमारी अब ओवरकम हो जाती है इन द रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो अब जो हमारे पास पहले जो लाइट क्रोमेटिक एब्रीविएशन में, अगर मान लो ये वायलेट है तो वो अपना फोकल लेंथ यहाँ बना रहा है, ये रेड है तो वो अपनी फोकल लेंथ यहाँ पर फॉर्म करेगा। अब ये सारी एक ही जगह पर सब फॉर्म करेगा, दैट इज अब ये फ्री हो गया है फ्रॉम द क्रोमेटिक एब्रीविएशन। तो ये दो मेन एडवांटेज है, यही आपको लिखने, आप ये नहीं लिखोगे अगर नहीं कुछ आ रहा है, मान लो कि ये याद ही नहीं आ रहा है, तब आप लिख सकते हो कि यहाँ पर लेस कॉस्ट लगेगा, मैन्युफैक्चरिंग टाइम कम होगा, चीज़ें आप वहाँ पर लिख सकते हो, बट मेन पॉइंट्स आपके यही हैं। ओके, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट पर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 को आप ध्यान से देखोगे तो ये भी हमारा सेट 2 का ही है, एंड 12 के बाद हम 16 पर आए क्योंकि उनके बीच के जो क्वेश्चंस थे वो सिमिलर थे अकॉर्डिंग टू द सेट 1। ये हमारे 3 मार्क्स का इसके ए पार्ट में पूछा गया है कि इन द फॉलोइंग डायग्राम विच बल्ब आउट ऑफ B1 एंड B2 विल ग्लो एंड व्हाई। ठीक है, तो बल्ब ग्लो कब करेगा, जब उसके साथ में जो बैटरी लगी है वो हमारी कनेक्शन में फॉरवर्ड बाइस्ड हो, ठीक है, करंट फ्लो हो रहा हो, तभी ग्लो करेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो ये रहा हमारा इस फिगर में B1 एंड ये रहा हमारा B2, एंड इस B1 एंड B2 के बीच में एक क्या लगा है, एक बैटरी लगी है +9 वोल्ट की, एंड यहाँ पर डायोड जो D1 है दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वन एंड दिस वन इज इन दिस डायरेक्शन दैट इज D2। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये P है, ये N है, यहाँ पर ये N है, ये P है, ठीक है, PN जंक्शन डायोड है क्योंकि, एंड ये जो प्लस टर्मिनल है वो P से कनेक्टेड है, तो मतलब ये वाला जो टर्मिनल है, ये वाला जो डायोड है दैट वाज इन द फॉरवर्ड बाइस्ड, तो मैंने उसको FB से डिनोट करा है। एंड यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हमारा है, क्योंकि पॉजिटिव कनेक्टेड है N टर्मिनल से, तो ये हमारा है रिवर्स बाइस। एंड सिंस वी नो दैट कि अगर फॉरवर्ड बाइस से कनेक्टेड है तो अब जो सर्किट है ये हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। ये रही आपकी बैटरी एंड ये रहा आपका बल्ब, एंड यहाँ पर ये हो जाएगा ओपन, ये रहा आपका बल्ब। अब यहाँ पर अगर ये ओपन हो गया तो करंट फ्लो ही नहीं, बल्ब तक पहुँचेगा ही नहीं, इसका मतलब सिर्फ यहाँ वाले में करंट जाएगा, तो B1 जो है हमारा ग्लो करेगा एंड B2 जो है वो नहीं, नॉट ग्लो। ठीक है, क्यों कर रहा है ग्लो, क्योंकि इट इज इन द forward biased with the battery, therefore current flow from them। ठीक है, आप इस तरीके से वहां पर लिख दोगे। चलो देखते हैं इसका बी पार्ट। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का बी पार्ट, जिसमें पूछा गया है कि ड्रॉ डायग्राम ऑफ एन इल्यूमिनेटेड PN जंक्शन सोलर सेल। ठीक है, इल्यूमिनेटेड, ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिख रहा है जिसमें आप देख रहे हो कि ये रहा हमारा PN जंक्शन डायोड, एंड इसकी यहाँ पर ये रही हमारी डिप्लीशन रीजन, जहाँ पर कौन सी रीजन होता है, जहाँ पर कोई भी मोबाइल चार्ज कैरियर्स नहीं, नो मोबाइल चार्ज कैरियर्स आर प्रेजेंट हेयर इन द डिप्लीशन लेयर। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, लाइट आ रही है, लाइट किस फॉर्म में आ रही है, फोटोन्स के फॉर्म में आ रही है, और हमने P एंड N जंक्शन से हमने एक लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दी है। ठीक है, चलो लोड कनेक्ट कर दिया है यहाँ पर, लोड रेजिस्टेंस जिसको हम बोल देते हैं RN। अब अगर इसको मैं और डीपली बताऊँ, इसको मैं और ड्रॉ करूँ, सोलर सेल होता है जो हमारा वो सिलिकॉन का बना हुआ होता है। ठीक है, यहाँ पर हमने PN जंक्शन लगाया, हम मान लेते हैं कि N जो है वो हमारा कनेक्टेड है, उसके ऊपर एक लेयर है जो कि हमारी फ्रंट लेयर है, ये रही हमारी बैक लेयर P की तरफ। ठीक है, अब लाइट जब हमारी PN जंक्शन डायोड पर आएगी, लाइट जब आ रही है PN जंक्शन डायोड पर इन द फॉर्म ऑफ अ फोटॉन्स, ठीक है,
फोटॉन्स के फॉर्म में आ रही है, तो उसने क्या करा, जैसे उसमें इतनी पावर, इतनी एनर्जी है कि उसने वहाँ पर क्या जनरेट कर दिया, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट कर दिए। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कहाँ करेंगे, इलेक्ट्रॉन चाहेंगे मूव करना कहाँ पर, फ्रंट पर चले जाएंगे, एन तरफ, एन के साइड जाएंगे, और जो होल्स जनरेट हुए वो कहाँ जाएंगे, पी की साइड जाएंगे, मतलब पीछे की तरफ जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन था पहले इलेक्ट्रॉन का, मान लेते हैं ये कुछ 6 है, एंड यहाँ पर जब जनरेट हुए इलेक्ट्रॉन वो भी यहाँ पर जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है अब इलेक्ट्रॉन्स का वो ज़्यादा हो जाएगा। सिमिलरली फॉर द होल्स, अब जो होल्स का कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पर कंसंट्रेशन जो है फ्रॉम द पी साइड होल्स का बढ़ गया, एन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का बढ़ गया, फिर आपने यहाँ पर एक लोड कनेक्ट कर दिया, तो जब यहाँ से आप लोड कनेक्ट करोगे आपका करंट फ्लो होने लगता है। इस तरीके से आपके सोलर सेल वर्क करने लगते हैं। तो ये किस तरीके से बन जाता है, फिर सोलर सेल की तरह वर्क करने लगता है। एंड इस पीएन जंक्शन सोलर सेल को ही हम फोटोवोल्टाइक सेल के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, फोटोवोल्टाइक सेल के नाम से भी जानते हैं। ये सिर्फ डायग्राम आपको यहाँ पर बनाना है, उसके अलावा आपको यहाँ पर कुछ और नहीं बताना है, सिर्फ आप डायग्राम बनाओगे बस। फिर सी पार्ट में देखो तो यहाँ पर बोला गया है कि एक्सप्लेन ब्रीफली द 3 प्रोसेस ड्यू टू विच जनरेशन ऑफ ईएमएफ टेक्स प्लेस इन सोलर सेल। तो यहाँ पे 3 प्रोसेस है। 3 प्रोसेस में क्या हो सकती है, सबसे पहले क्या हुआ, जब लाइट आई तब क्या हुआ, जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन होल पेयर। तो पहली प्रोसेस हो जाएगी आपकी जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर। फिर आपकी दूसरी प्रोसेस क्या होगी, बताइए मुझे। तो दूसरी प्रोसेस आपकी होगी सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर। अब जो आपके इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स हुए हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। कहां पर, इलेक्ट्रॉन जाएगा कहां पर, एन साइड, होल्स जाएंगे आपके पी साइड। सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर, आप इसको अच्छे से वहां पर लिखोगे। फिर तीसरा क्या होगा, जब यहाँ पे वो सेपरेट हुए, अब सेपरेट होने के बाद कलेक्शन होगा, कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन साइड, एंड होल्स कहाँ जाएंगे आपके, होल्स जाएंगे आपके पी साइड। ठीक है, इन 3 प्रोसेस में ही हमारा क्या होगा, उसके बाद जैसे यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कंसंट्रेशन ऑफ होल इंक्रीज हो गया, अब उसके बाद एक टाइम के बाद वो नहीं जाएंगे वहाँ पर, क्योंकि बैरियर जो पोटेंशियल जनरेट होता है उसके कारण नहीं जा पाएंगे। फिर आप वहाँ पर, इनको कंसंट्रेशन बढ़ चुका है, बैरियर के कारण नहीं जा पाएंगे। फिर आपने यहाँ पर एक लोड कनेक्ट करा। अब जैसे ही आपने यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर ये नेगेटिव है, यहाँ पर ये पॉजिटिव है, तो ये इस तरीके से बन जाएगा, और यहाँ पर आपका लोड कनेक्टेड है, तो जैसे ही आपने करंट फ्लो कराया यहाँ पर करंट फ्लो हो जाएगा। ठीक है, क्या जनरेट हो जाएगा यहाँ पर, फिर ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपकी प्रोसेस चलेगी। और इसमें आप बताओगे जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर में, व्हेन द लाइट इंसिडेंट ऑन द पी एन जंक्शन डायोड इट विल क्रिएट अ इलेक्ट्रॉन होल पेयर। सर पूरी प्रोसेस को मेंशन करोगे, एक एक स्टेप। पहले आप जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर में कुछ लिखोगे, सेपरेशन में कुछ लिखेंगे, फिर कलेक्शन में लिखेंगे, फिर एंड में बताएंगे कि उसके बाद आपने लोड कनेक्ट करा, फिर आपने करंट फ्लो कराया, फिर वो वर्क करने लगा, और फिर वहाँ पर आपका ईएमएफ प्रोड्यूस्ड हो गया। ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट पर। चलिए देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कैरी करता है 3 मार्क्स, एंड ये सेट 2 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 20 है। इसमें बोला गया है कि 2 आइडेंटिकल लूप्स P एंड Q ईच ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर बोल देते हैं कि ये जो हमारा R है हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर, कन्वर्ट कर लोगे तो 0.05 मीटर, आर लाइंग इन अ परपेंडिकुलर प्लेन सच दैट दे हैव अ कॉमन सेंटर। सो दे हैव अ कॉमन सेंटर, ये परपेंडिकुलर दोनों है, दोनों का कॉमन सेंटर है। एज शोन इन दिस फिगर, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द कॉमन सेंटर पर। जो हमारी जो कॉमन सेंटर पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है उसको हमें कैलकुलेट करना है। हमारे पास करंट I1 विच फ्लोज इन द P लूप दैट इज 3 एम्पियर गिवन है, I2 हम मान लेते हैं Q में है विच इज गिवन टू अस दैट इज 4 एम्पियर। अब नाउ इफ यू प्रोसीड, आप पहले गिवन पोर्शन लिखोगे, सब कुछ लिखोगे, कैलकुलेट जो करना है वो बताओगे आपको क्या कैलकुलेट करना है, नेट मैग्नेटिक फील्ड एंड उसकी डायरेक्शन। तो यहाँ पर उसके बाद देखोगे कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू
P is PB1 विच इज इक्वल टू सेंटर पर है तो म्यू नॉट I अपॉन 2R, यही फॉर्मूला होता है। I को हम बोल देते हैं I1, तो ये हो जाएगा 3 म्यू नॉट अपॉन 2R। R कितना है 0.05 मीटर विच इज गोइंग टू बी 30 म्यू नॉट सॉल्व होकर आया। दिस इज योर इक्वेशन 1। अब अगर आप देख लिखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू Q इज B2 और यहाँ पर हो जाएगा म्यू नॉट I2 अपॉन 2R विच इज गोइंग टू बी म्यू नॉट 4, आपका I2 4 है, 2 इंटू 0.05 और इसको सॉल्व करने से आएगा 40 म्यू नॉट इक्वेशन 2। आप यूनिट भी चाहो तो रख सकते हो, टेस्ला होती है। फिर बात करते हैं नेट मैग्नेटिक फील्ड की। नेट मैग्नेटिक फील्ड produced at the center is B net which is equal to under root B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। इसको भी आप करोगे तो ये हो जाएगा 30 म्यू नॉट स्क्वायर प्लस 40 म्यू नॉट स्क्वायर और सॉल्व करने पे ये हो गया 900 1600, ये सॉल्व होकर आएगा आपका 50 म्यू नॉट। तो आपकी नेट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट हो गई, यूनिट आप लगा देंगे टेस्ला। फिर आपको क्या कैलकुलेट करना है, फिर आपको कैलकुलेट करनी है इसकी मैग्नीट्यूड इज डन। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द डायरेक्शन। नाउ अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन क्या निकालते हैं हम किस तरीके से, tan थीटा। हमने पहले भी एक क्वेश्चन में निकाला था, सेट 1 में जब सॉल्व किया था, मैं यहाँ पर फिर से एक्सप्लेन नहीं करूंगी। तो वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज B2 अपॉन B1। B2 मेरा आया है 40 म्यू नॉट और B1 आया था 30 म्यू नॉट। म्यू नॉट से म्यू नॉट हो गया कैंसिल, ये हो गया, ये थीटा हो जाएगा मेरा tan इनवर्स 4/3। सॉल्व होकर आएगा ये अप्रॉक्सीमेटली 53 डिग्री। तो मतलब ये जो डायरेक्शन रहेगी ये कितने पे इंक्लाइंड रहेगा, मेरा 53 इंक्लाइंड रहेगा फ्रॉम द बेस। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डायरेक्शन भी हो गया, मैग्नीट्यूड भी हो गया, यहीं पर आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। बट द थिंग इज मैंने यहाँ पर सब चीज़ें नहीं लिखी, मैंने ये क्वेश्चन नहीं मैं फिगर में मेंशन कर दी है। आपको स्टार्टिंग में लेट वेट करके ही स्टार्ट करना है, एंड में आपको हैंस करके भी लिखना है कि हैंस द मैग्नीट्यूड इज दिस, डायरेक्शन इज दिस। ठीक है, तब आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, आपके मार्क्स 3। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। तो चलिए बात करते हैं आप सेट नंबर 3 की। सेट नंबर 3 में जो क्वेश्चन डिफरेंट था दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर बोला गया है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट्स इन मेटल रिंग्स 1 and 2 व्हेन करंट I इन द वायर इज इंक्रीजिंग स्टेडली। तो ये कैरी करता है 1 मार्क का। ये भी हमारा सेम लॉ पर बेस्ड है जहाँ पर हम 2 सेट में भी हमने देखे, दैट इज लेंज लॉ। तो लेंज लॉ तो गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आना ही है, तो बी प्रिपेयर्ड as much as you can। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 मेटल रिंग जो हैं, ये 2 मेटल है, ये फर्स्ट रिंग है आपकी, ये सेकंड रिंग है आपकी, और इसके बीच में करंट की डायरेक्शन है वो इस तरीके से जा रही है। अब ये 2 रिंग है, यहाँ पर है, ये करंट मेरा ऐसा जा रहा है। अगर इस मेटल 1 की बात करूं मैं, तो करंट जब मेरा इस तरफ से इंक्रीज हो रहा है तो ये अपवर्ड की तरफ इंक्रीज होगा, तो मेरा फ्लक्स भी क्या होगा, अपवर्ड की तरफ इंक्रीज होगा। और मेरा करंट अगर इसको मैं मोड़ दूंगी तो ये इस तरीके से मूव करेगा। इसमें क्या ये ऐसे मूव कर सकता है, वापस आ सकता है? नहीं। तो ये करंट जो ऐसे जा रहा है और उसकी डायरेक्शन चेंज ऐसे करके ऐसे मूव करेगा। किस डायरेक्शन में मूव करेगा? यहाँ पर जो फ्लक्स हमारा इंक्रीज हो रहा है, फ्लक्स हमारा इंक्रीज होगा इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, करंट हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। अब ये जो इस डायरेक्शन में हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ अब इसको ये इंक्रीज नहीं होने देगा, ये अपने ही कॉज को क्या करता है, पोज करता है। तो अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज नहीं होने देगा। तो यहाँ पर जो इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगा इस मेटल 1 में, वो क्या होगा फिर, अभी तो इस डायरेक्शन में है एंटी क्लॉकवाइज, तो अब वो हो जाएगा क्लॉकवाइज। ठीक, अब बात करते हैं अगर मेटल 2 की, तो ये जो करंट है वो इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर वो आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जो फ्लक्स है वो भी आपका इसी डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, इस डायरेक्शन में। अब ये क्या चाहेगा अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ? नहीं भैया, नहीं करना है। तो आप अगर ऐसे घूम रहे हो तो मैं आपको ऐसे नहीं, अब मैं जो अपना दूसरा करंट जनरेट करूंगा दैट इज इंड्यूस्ड करंट, वो अपोजिट डायरेक्शन में करूंगा। तो अपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये डायरेक्शन क्या कहलाएगी इसमें, एंटी क्लॉकवाइज। क्या हो जाएगा, एंटी
क्लॉक वाइज। और ये किसके बेसिस पे हमने बताया है? लेंज लॉ के बेसिस पर यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है इन विच डायरेक्शंस डू द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स ऑसिलेट इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वे प्रोपोगेटिंग अलोंग द एक्स डायरेक्शन। तो यहाँ पर भी इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के, वो भी हर सेट में आपके आए हैं। यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है कि यहाँ पर आपको बोला गया है कि जो आपकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है वो आपकी है एक्स एक्सिस के अलोंग। ठीक है, ठीक, चलो अब हम जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो रिलेशन रहता है ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या देता है? आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। सभी जानते हैं इसके बारे में। अब डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन हमारी एक्स एक्सिस पर है। हम पहले कोऑर्डिनेट्स बना दें। ठीक है, ये रहा आपका एक्स, ये रहा आपका वाई, ये रहा आपका जेड। जो डायरेक्शन है प्रोपोगेशन की वो इस डायरेक्शन में है। तो यहां पर जो आपका यूनिट वेक्टर रहता है वो रहता है आपका आई कैप, यही रहता है। ठीक है, तो यहां पर मैंने यूनिट वेक्टर लगा दिया है आई कैप, और यहां पर है मेरा ई वेक्टर क्रॉस वेक्टर। ये मैंने क्यों रहने दिया? क्योंकि मुझे यहाँ पर इन्हीं की तो डायरेक्शन निकालनी, इन्हीं के फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी है। अब आप अगर ध्यान दो कि ये वेक्टर लॉ के अकॉर्डिंग हम जानते हैं, ये रहा आपकी रिंग, यहाँ पर है आई, ये रहा आपका जे, और ये रहा आपका के। तो जब आपका आई क्रॉस के होता है, आई क्रॉस जे, तो वो आपका आता है के कैप। जब आपका जे क्रॉस के होगा तब वो आपका आएगा आई कैप। फिर आपका के क्रॉस आई होता है तो वो क्या आता है? जे कैप। मतलब इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव आती है, क्योंकि ये पॉजिटिव ही एक्सिस पर है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कौन सी सही फीट कर रही है? ये वाली। तो यहाँ पर ई वेक्टर होगा आपके जे डायरेक्शन में, बी वेक्टर होगा आपके के डायरेक्शन में, तभी आपका जो डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन है वो आई कैप आएगा, मतलब एक्स डायरेक्शन में आएगा। तो आपका इसके अलोंग यहाँ पर होगा ई, इस डायरेक्शन में आएगा आपका बी, यहाँ पर तो है ही आपका डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। तो ई आपका कुछ इस तरीके से बनेगा और बी वाला आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, बात हो गई क्लियर किस तरीके से हम डायरेक्शन निकालेंगे। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर गिव द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ये नहीं पता होगा आपको, इनमें से कुछ भी बोल देगा। मान लो आपको ये दे दिया कि आपको ई दे दिया है इन द वाई डायरेक्शन, अब आपको बी और आई इसकी डायरेक्शन निकालनी है, तब तक आप नहीं निकाल पाओगे जब तक आप ये कंसेप्ट यूज नहीं करोगे। ठीक, चलो मूव करते हैं। बी दे देगा, ई आपको दे दिया है एंड आपको डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन दे दी है। आपको बी की निकालोगे तभी जब ये वाला लॉ आपको पता हो, नहीं तो सोचोगे बहुत टिपिकल और ए मार्क्स आपके चले जाएंगे। 1 नंबर, तो 1 नंबर है तो ट्राई करना है भैया। चलो मेरे को आता है, मतलब मेरे को अटेम्प्ट तो करना ही करना है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि व्हाई डज करंट इन अ स्टडी स्टेट नॉट फ्लो इन अ कैपेसिटर कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी, हाउएवर मोमेंटरी करंट डज फ्लो ड्यूरिंग चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर, एक्सप्लेन। ठीक है, कैरी कितना कर रहा है ये मार्क्स? 2 मार्क्स में है। अगर सिर्फ इतने पोर्शन की बात करें कि क्यों नहीं हो रहा है वहां पर करंट फ्लो इन अ स्टडी स्टेट, तो स्टडी स्टेट में एक्चुअली होता क्या है कि जो कैपेसिटर है हमारा वो एक बैटरी से जब कनेक्ट होता है, डीसी सप्लाई से जब कनेक्ट होता है, ये क्या है? डीसी सोर्स है एंड ये हमारा एक कैपेसिटर है। इसके क्या करता है? स्टोर करता है, हमारी एनर्जी को स्टोर करता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना। एंड जब ये डीसी सोर्स से कनेक्ट होता है तब ये बिहेव करने लगता है एन ओपन सर्किट, क्योंकि ये वर्क करता है ओनली फॉर द एसी सप्लाई। इसीलिए जब यहाँ पर ये ओपन सर्किट की तरह इसने बिहेव करा तो यहाँ पर जो करंट फ्लो होना था उसको जो पाथ था वो ब्रेक हो जाता है, इसलिए यहाँ पर करंट फ्लो नहीं होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ये पूरा रीजन कि व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड टू capacitor, it will behave as a open circuit.
दिस इज द रीजन, क्योंकि करंट फ्लो नहीं हो रहा है, या फिर आप लिख सकते हो कि नो एसी सोर्स वॉज देयर, दैट्स वाई इट विल बिहेव लाइक अ ओपन सर्किट। ठीक है, चलो ये रीजन हो गया इसका, आपने देख लिया, समझा दिया मैंने कि इसके लिए क्या मस्ट, अगर यहाँ पे करंट फ्लो कराना है तो कैपेसिटर को हमें हमेशा ही एसी सोर्स से कनेक्ट करेंगे, तभी यहाँ पर करंट फ्लो होगा। ओके, अब यहाँ पर मोमेंटरी करंट फिर भी फ्लो होता है ड्यूरिंग द चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। क्यों होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो हमारा कैपेसिटर है, ये क्या करता है, इसका काम क्या है, ये स्टोर करता है एनर्जी को। ठीक है, तो यहाँ पर इसके पास क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होती है। जब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होती है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो होता है। तो ये जो मोमेंटरी करंट फ्लो होता है जब चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के टाइम, दैट इज ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट करंट विच अकर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट इन द कैपेसिटर। ठीक है, किस फॉर्म में है, एनर्जी के फॉर्म में है। तो यहाँ पर आप ये वाला रीजन लिख दोगे, इसीलिए होता है डिस्प्लेसमेंट करंट के कारण क्या होता है, यहाँ पर मोमेंटरी करंट फ्लो होता है। और डिस्प्लेसमेंट करंट होता है ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों है, क्योंकि कैपेसिटर वर्क्स स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर, चलो देखते हैं नेक्स्ट। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 किसका है, ये सेट 3 का है और कितना कैरी कर रहा है, कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है। इसमें बोला गया है कि द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ एन हाइड्रोजन आइटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इफ इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम एन एनर्जी लेवल -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन एंड नेम द सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम टू विच इट बिलोंग्स। ये क्वेश्चन भी, इस तरीके का क्वेश्चन भी हमारा बाकी सेट्स में भी था। तो यहाँ पर आपके पास एक एनर्जी है किसकी, हाइड्रोजन आइटम की, और यहाँ पर और एनर्जी है, बट हमें ये नहीं पता है कि यहाँ पर जो ये ट्रांजिशन किया है इस इलेक्ट्रॉन ने, ये कितने ऑर्बिट से कितने ऑर्बिट तक आया, फिर कितने लेवल से कितने लेवल तक आया है। तो उसके लिए हम जानते हैं टोटल एनर्जी का फॉर्मूला, दैट इज -13.6 अपॉन n स्क्वायर। पहले आप गिवन पोर्शन लिख लेना, उसके बाद ये सब करना। अगर मान लेते हैं कि फॉर एनर्जी लेवल -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, -1.51, और यहाँ पर है -13.6 अपॉन n स्क्वायर, एंड दिस n वैल्यू इज 13. n स्क्वायर कितना आएगा, 1.51। आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा n स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड n इक्वल टू 3। तो ये क्या हो गई आपकी, n2 निकल आया। ठीक है, अब देखें दूसरे के लिए, दैट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n2 से n1 ही आएगा, बड़े से ऊपर वाले ऑर्बिट से नीचे वाले ऑर्बिट पर ही आएगा, तो इसलिए मैंने इसको n2 ले लिया है। फिर ये हो जाएगी -13.6 अपॉन n स्क्वायर, n1 स्क्वायर, यहाँ से आपकी n1 की वैल्यू आएगी 2, और आप सॉल्व करते हैं तो ट्रांजिशन जो हुआ है, हम मान लेते हैं ये n इक्वल टू 1 है, ये n इक्वल टू 2 है, ये n इक्वल टू 3 है। तो यहाँ पर इसकी हमारे पास एनर्जी है -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 की जो हमारी एनर्जी है दैट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसकी जो एनर्जी थी ग्राउंड पर होती है हाइड्रोजन की -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जो ट्रांजिशन हुआ होगा वो क्या है, या तो 3 to 1, 3 to 2 या 2 to 1, यही हुआ होगा। तो अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखें, हमारे पास वैल्यू आ गई, आप क्या लगाओगे, रिडबर्ग फॉर्मूला। ठीक है, इस रिडबर्ग फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू r 1 अपॉन n1 माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, यही होता है। अब देखो यहाँ पर पूछा क्या है, आपको पूछा है कि वेवलेंथ जो है स्पेक्ट्रल लाइन कितनी एमिट कर रहा है वो बताना है, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किसको बिलोंग करता है ये हमको बताना है। अब यहाँ पर इस सारे कंसेप्ट का कोई मतलब है कि वो 3 to 1 आया, 3 to 1 आया कि नहीं, नहीं मतलब है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन जो है उसने ट्रांजिशन कराए 3 to 2, मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन आया है वो यहाँ तक आया, और इसके बारे में ही हमें निकालना है कि इसने कितनी लैम्डा एमिट की। तो यहाँ पर गलती यहाँ पर होती कि हम क्या करते 3 to
हम क्या करते, 3 to 1 निकालते, 2 to 1 भी निकालते, तो टाइम वेस्ट होता है ना। तो इसीलिए क्वेश्चंस को हमेशा ही ध्यान से पढ़ो कि इसमें पूछा है कि उसने बता दिया है कि ट्रांजिशन इस एनर्जी लेवल से इस एनर्जी लेवल पर नहीं, एनर्जी इतनी है, लेवल हमने निकाल लिया है 3 to 2। तो अब हम जब 3 to 2 हमको मालूम पड़ गया कि ट्रांजिशन हो रहा है 3 to 2, दैट मीन्स वो है हमारा बाउमर सीरीज का, है ना। सीरीज भी हमने मालूम पड़ ली। अब यहाँ पर n2 n1 हमें पता ही है, 1/λ इज इक्वल टू r की वैल्यू 1.097 इंटू 10 to the power 7, n1 है हमारा 2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 1.097 इंटू 10 to the power 7, 1/4 माइनस 1/9, और यहाँ से ये आएगा 1.097 इंटू 10 to the power 7, 5/36। आप इसको भी सॉल्व करोगे तो ये आएगा 6545 एंगस्ट्रॉम इज योर आंसर। तो आप लिखोगे हैज द वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन एमिटेड इज 6545 एंगस्ट्रॉम एंड द सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन आइटम टू विच इट बिलोंग्स इट इज बाउमर सीरीज सिंस इट मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम n equal to 3 to n equal to 2, that's why it is known as बाउमर सीरीज। ओके, तो यहीं पर आप सॉल्व करोगे, देखो आपका टाइम बचा। गलती होती इसमें, ये भी लोग निकालते बट ये नहीं निकालना था, ध्यान देना है, उसमें दिया है कि ट्रांजिशन है, बस इतना स्टार मार्क कर लो इस पोर्शन को। ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को हमेशा ही हम क्या करो, एक बार 2 बार उसको अच्छे से रीड करो। ये नहीं कि पढ़ा रहे ये तो मुझे आता है, मुझे पता है, तो ये सब गलती हो जाती है, टाइम वेस्ट अलग होता। ठीक, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, जो कि हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि द फॉलोइंग ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ फोटो करंट फॉर अ फोटो सेंसिटिव मटेरियल। तो ये जो एक मटेरियल जो ये एक्स है वो क्या होगा, एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल है। तो पहले में आपको ए पार्ट में पूछा है कि आइडेंटिफाई द वेरिएबल एक्स ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो ये आपको हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर एक एक्स है, ये आपका कुछ फिगर है, क्वेश्चन में ही आया था, मैंने यहाँ पर ड्रॉ रखा हुआ है। इसमें क्या हो रहा है कि इस डायरेक्शन में वाई एक्सिस की डायरेक्शन में आपका फोटो करंट है, और ये आपको बता रहा है क्या, एक आपका एक्स जो आपका वेरिएबल है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर है। अब आपको ये बताना है कि ये जो वेरिएबल एक्स है ये क्या है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो फिगर है ये किसका है, फोटो, क्योंकि फोटो सेंसिटिव मटेरियल मतलब ये फिगर है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला। कुछ याद आ रहा होगा आपको, ठीक है। अब फोटो करंट वाई एक्सिस में है, तो यहाँ पर जो ये पोटेंशियल है ये ही तो एक्सीलरेट हो रहा है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, आपका पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल जिसको हम डिनोट करते हैं V से। तो ये है आपका फोटो करंट और ये रहा आपका V। तो आप यहाँ पे लिख दोगे X क्या वेरिएबल है, वेरिएबल X जो है वो आपको शो करता है एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल, क्योंकि एक्सीलरेट हो रहा है। देयरफॉर किसका है ये, X जो है वो V है हमारा। अब ये पूछा है कि व्हाट डज द पॉइंट A ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस रिप्रेजेंट। सो दिस इज द पॉइंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटो करंट और इसके बीच में जो इस तरफ का जो है रिटार्डिंग पोटेंशियल होता है, एंड इसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिसको हम डिनोट किससे करते थे ग्राफ में, V0 से डिनोट करते थे। याद आ गया, तो आप यहाँ पे लिख दोगे द पॉइंट A ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस रिप्रेजेंट द स्टॉपिंग पोटेंशियल। और स्टॉपिंग पोटेंशियल बाद क्या हो रहा है, हमारा पोटेंशियल कुछ भी इंक्रीज नहीं हो रहा है, स्टॉप हो गया है ना। इसको हम रिटार्डिंग पोटेंशियल के नाम से भी जानते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल के नाम से भी। यहाँ पर होता है आपका एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, यहाँ पर होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल विच इज डिनोटेड बाय V0। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसका सी पार्ट। यहाँ से आपको ये क्या समझ में आया कि ये जो V0 है ये हमारा एक मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल होता है, जहाँ पर आके जो ये हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, और इसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। इट इज डिनोटेड बाय V0। सब कुछ आप यहाँ पर बता देंगे। और ये नेगेटिव क्यों है, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पर लोकेटेड है।
ठीक, माइनस वी नॉट आप कर सकते हो याद करने के लिए। क्लियर? तो यहाँ पर हमारा पूरा बी पार्ट भी सॉल्व हो गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के सी पार्ट की, जिसमें बोला गया है कि ड्रॉ दिस ग्राफ फॉर द 3 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटेंसिटी इंसिडेंट रेडिएशन न्यू1 न्यू2 एंड न्यू3 वेयर न्यू1 इज ग्रेटर देन द न्यू2 इज ग्रेटर देन न्यू3। यानी यहाँ पर इंटेंसिटी जो है वो हमको सेम रखना है। अगर हम बात करें सिर्फ यहाँ पर का इक्वेशन को रिकॉल करें तो इक्वेशन हमारी क्या थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, दैट इज ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, वेयर एच न्यू नॉट इज व्हाट, ये था आपकी एनर्जी, ये थी आपकी क्या, ये रही आपकी वर्क फंक्शन, ये रहा आपका काइनेटिक एनर्जी। यहाँ से आपको देखने को क्या मालूम पड़ता है कि वी नॉट जो है हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है, एंड ये जो वी नॉट है और ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो मतलब वी नॉट 1 इज ग्रेटर देन वी नॉट 2 इज ग्रेटर देन वी नॉट 3, क्योंकि हमें किसके लिए प्लॉट करना है, फ्रीक्वेंसी के लिए ही प्लॉट करना है। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल भी हो गया, तो इनका भी प्लॉट कर सकते हैं। जैसे पहले अभी जो आपको क्वेश्चन में ही फिगर दिया था, कुछ इस तरीके का फिगर था आपका। यहाँ पर था आपका वोल्टेज, यहाँ पर था आपका फोटो करंट, यहाँ पर था आपका ए जिसको आपने बोला वी नॉट। ठीक है, अब इस केस के लिए अगर फ्रीक्वेंसी 1 के सबसे ज़्यादा है तो वी नॉट 1 का जो पोटेंशियल है वो भी इस तरफ सबसे ज़्यादा आना चाहिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल। कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पर इंटेंसिटी सेम होने का मतलब ये है कि ये जो सैचुरेशन करंट है ये आपका सेम है, मतलब करंट आपका सेम है, तो करंट आपका सेम रखा है, इंटेंसिटी चेंज हो गई है। तो ये वाला जो आपका ग्राफ है ये हो जाएगा आपका न्यू नॉट 1, न्यू नॉट 2, न्यू नॉट 3। तो आप यहाँ पर अपना ग्राफ वहाँ पर मेंशन कर दोगे, ये ग्राफ खत्म हो जाएगा। तो इस सी पार्ट आपका फिनिश हो जाएगा, सिर्फ आपको ग्राफ प्लॉट करना था। अगर आपको ये रिलेशन नहीं पता है तो आप ग्राफ प्लॉट नहीं कर पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं अब इसके डी पार्ट की, जिसमें पूछा गया है कि ड्रॉ दिस ग्राफ ऑफ डिफरेंट वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी, मतलब इंटेंसिटी डिफरेंट मतलब करंट डिफरेंट। ठीक है, जहां पर आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम, फ्रीक्वेंसी सेम मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम। ठीक है, सेम कुछ रिलेशन इसे कोरिलेट कर लेना आप आराम से। ये रहा आपका फोटो करंट, ये आपका फोटो करंट है। ठीक है, ये आपका पोटेंशियल है। अब यहाँ पर आपका करंट जो है वो चेंज हो रहा है, मतलब I1 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I3। अब जो इंटेंसिटी जो सेम थी अब हमने चेंज कर दी, यहाँ पे कांस्टेंट थी ना, नहीं अब यहाँ पर ये डिफरेंट आएगा, यहाँ पर ये सेम आएगी। अब क्या हो जाएगा, ये रहा आपका I1, ये I2, ये I3, जहाँ पर I1 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I3, और ये रहा आपका क्या, आपको क्या सेम रखना है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपकी सेम, मतलब वी नॉट आपका सेम रहेगा। ठीक है, इस तरीके का ग्राफ हो जाएगा आपका इसका जस्ट इनवर्स ऑफ सी पार्ट। जो सी पार्ट में हमने समझा उसी का उल्टा भी यहाँ पर लगा देंगे, इंटेंसिटी डिफरेंट, फ्रीक्वेंसी सेम, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम, आपका स्टार्टिंग पॉइंट इज सेम, एंड सैचुरेशन करंट जो है वो डिफरेंट। तो I1 का ज़्यादा है I2 से, I2 का ज़्यादा है I3 से। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 18 को हम लॉक करेंगे एंड मूव करेंगे नेक्स्ट पर। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की, सेट 3 के, जो कि कैरी करता है हमारा 3 मार्क्स। इसमें भी हमारे ए एंड बी पार्ट्स होंगे। ए पार्ट में पूछा गया है कि इन द फॉलोइंग डायग्राम एस, ये जो एस है ये क्या है, हमारा एक सेमीकंडक्टर है। तो वुड यू इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू रेजिस्टेंस टू कीप द रीडिंग एमीटर, हमें कांस्टेंट रखना है। तो क्या हमें ये जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है ये बढ़ानी है घटानी है, क्योंकि ये वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल है। अगर जब भी हमारे पास रेजिस्टेंस में ये साइन होता है तो उसका मतलब होता है दैट इज कनेक्टेड टू द वेरिएबल रेजिस्टेंस। एंड व्हेन एस इज हीटेड, अगर इसको अपन हीट करते हैं तो हमारी इसकी वैल्यू हमें घटानी है बढ़ानी है, वो क्या वो हमको बताना रीजन के साथ। ठीक है, अगर हम बात करें सिर्फ सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर जो है वो रूम टेम्परेचर पर किस तरीके से बिहेव करता है, इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी, है ना। अगर वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है तो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो क्या होती होगी, हाई रेजिस्टेंस होती होगी, इनफाइनाइटली हाई होती होगी। क्यों होती होगी, क्योंकि इंसुलेटर में जो एनर्जी गैप होता है बिटवीन द कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड दैट वाज वेरी लार्ज, है ना, इसीलिए ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो अब हमने क्या करा, हमने जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया, हम क्या कर रहे हैं, हमने इस एस जो हमारा सेमीकंडक्टर है उसमें हम क्या कर रहे हैं, अब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम उसको बोला गया है कि उसको हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। अब हीट कर रहे हैं
तो क्या होगा, अब जैसे हमने हीट करना शुरू करेंगे सेमीकंडक्टर को, तो वो क्या करेगा, दे स्टार्ट कंडक्टिंग। क्यों करने लगेगा कंडक्टिंग, कैसे करेगा, बाय डिक्रीजिंग द एनर्जी गैप। अब एनर्जी गैप को ये कम करने लगे क्योंकि हम गर्म कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब अगर ये कंडक्टिंग करना, डिक्रीजिंग कर रहा है एनर्जी गैप, तो आपकी जो रेजिस्टिविटी है वो भी क्या होगी, डिक्रीज होने लगेगी, रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होने लगेगी। सिंस रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होने लगेगी। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि टू कीप द रीडिंग ऑफ एमीटर ए फिक्स्ड, हमें क्या चाहिए, एमीटर की रीडिंग फिक्स्ड चाहिए। अगर हमें फिक्स्ड चाहिए तो इसको कंपनसेट करने के लिए हमें यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है, जो ये R है, ये क्या करना पड़ेगा, इसमें तो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है। अगर इसको क्या करना पड़ेगा, इसको इंक्रीज करना पड़ेगा। एमीटर को हमें फिक्स्ड चाहिए, देन टू कंपनसेट दिस we have to increase the resistance to get the ammeter reading constant। समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्योंकि रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो रही थी, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो रही थी, तो इसको हमें बढ़ाना पड़ा ताकि वो कंपेंसेट हो पाए, कंपेंसेट हो पाए, जिसके कारण हमारा जो एमीटर है उसकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहे, उसमें चेंजेस ना हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया है। हम आगे बढ़ते हैं अब। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बी पार्ट की, और ये हमारा आज के सेशन का लास्ट ही पार्ट है, जो कि हमारा किसका है, सेट 3 का है। अब हम देखते हैं इसमें क्या बोला है, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ फोटो डायोड एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग, ड्रॉ इट्स IV कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, वर्क ऑन द टर्म IV नॉट VI। ठीक है, अब फोटो डायोड एक्चुअली में होता क्या था, फोटो डायोड जो है वो क्या करता है, लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, और ये ऑपरेट होता है रिवर्स्ड बाइस्ड में। किस में होता है, रिवर्स्ड बाइस में ये ऑपरेट होता है। इसका जो कुछ सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, इसमें होता क्या है अब देखते हैं। तो यहाँ पर जब आपको दिख रहा है कि P एंड N के बीच में एक डिप्लीशन रीजन है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये फोटो डायोड है ये वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि P में जो है वो हमारे क्या होते हैं, एक्सेसिव होल्स होते हैं, ज़्यादा होते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो माइनॉरिटी में होते हैं, है ना। वेयर एस इन एन टाइप इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं और होल्स जो होते हैं वो माइनॉरिटी में होते हैं, है ना, यही होता है। अब जैसे ही हम यहाँ पर रिवर्स बाइस अप्लाई करते हैं, देखो अगर मैं इसको भी इस तरीके से बना दूं, PN रिवर्स बाइस इस तरीके से अप्लाई होती है। P को हमने कनेक्ट कर दिया नेगेटिव, N को हमने कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव से। जैसे ही मैंने यहाँ पर रिवर्स बाइस अप्लाई की, तो यहाँ पर जो ये होल्स होते हैं और यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब इन होल्स को एक रिपल्सिव फोर्स होगी। कहाँ से फोर्स फील हो रही होगी, रिपल्सिव वाली पॉजिटिव टर्मिनल से। एंड इन इलेक्ट्रॉन को कहाँ से फोर्स फील हो रही होगी, रिपल्सिव फोर्स इस नेगेटिव टर्मिनल से, है ना। उसके बाद क्या होगा, ये रिपल्सिव फोर्स है तो ये और दूर जाएंगे, है ना, रिपल करेंगे। अब जब ये रिपल करेंगे एक दूसरे से, तो यहाँ पर जंक्शन पर ये फॉर्म होंगे। मान लेते हैं ये रिपल कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं ना। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही यहाँ पर ये रिपल फोर्स आई, तो इनके मूवमेंट के कारण यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका एक जंक्शन पर रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा और आपकी फॉर्म हो जाएगी एक डिप्लीशन लेयर। ठीक है, यहाँ तक की बात हो गई क्लियर। अब इस यहाँ पर इस मूवमेंट के कारण, जो रिपलेशन के कारण, यहाँ पर एक बहुत ही छोटे अमाउंट में करंट फ्लो होता है जिसको हम कहते हैं डार्क करंट। यहाँ तक की बात भी आ गई समझ में। ओके, अब इसके बाद जब यहाँ पर डार्क करंट प्रोड्यूस्ड हो गई, अब क्या किया, अब हमने किया कि अब हमने लाइट इंसिडेंट कराई है। कहाँ पर, यहाँ पर इस पूरे पोर्शन पे हमने लाइट इंसिडेंट कराई। जैसे ही हमने लाइट इंसिडेंट कराई है, व्हेन अ फोटोन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी स्ट्राइक्स ऑन द डायोड, तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस्ड हुए हमारे, इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बना दी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ
जब इलेक्ट्रॉन होल पेयर यहाँ पर अराइज हुए तो यहाँ पर इफ द एब्जॉर्प्शन अराइजेज इन द डिप्लीशन लेयर रीजन, जंक्शन पर अगर एब्जॉर्प्शन अगर अराइज होता है तो जो कैरियर्स हैं वो रिमूव्ड हो जाते हैं जंक्शंस में, क्योंकि यहाँ पर एक इनबिल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी है। इनबिल्ट कहाँ से आई? जो हमने रिकॉम्बिनेशन कराया था स्टार्टिंग में, तो उसके कारण यहाँ पर क्या होगा, ये जो कैरियर्स हैं ये रिमूव्ड हो जाते हैं जंक्शन से, और इलहोल्स जो है वो मूव कर जाता है आपका एनोड की तरफ, एंड इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर जाता है आपका कैथोड की तरफ। तो यहाँ पर जो फिर जो होल्स हैं वो कहाँ जाएंगे? यहाँ पर चले जाएंगे, ये या देखो आपको जाते हुए दिख रहे हैं, एंड ये जो है ये चले जाएंगे यहाँ पर। ओके, फिर उसके बाद आपका क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? फोटो करंट यहाँ पर फिर जनरेट हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर वर्किंग होती है। तो पहले हमने समझा था कि जब ये पीएन जंक्शन अकेला रिवर्स बाइस पे था तो वहाँ पर इस डिप्लीशन लेयर में ऑलरेडी यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन ऑलरेडी प्रेजेंट था, जिसके कारण डार्क करंट ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड था। फिर जैसे ही हमने इंसिडेंट कराया था तो वहाँ पर जो सिचुएशन बनी वो भी मैंने आपको बता दी, जिसके कारण क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? फोटो करंट प्रोड्यूस्ड हो जाएगा। ये तो रही वर्किंग की बात। अब बात करते हैं आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स की। अब यहाँ पर आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स बताने से पहले मैं आपको बता दूं, अब उसमें क्या यहाँ पर होगा, जैसे ही हमने P एंड N जो जंक्शन पर यहाँ पर जो लाइट इंसिडेंट होने के कारण जो फोटो करंट प्रोड्यूस्ड हो रहा है, अगर हम यहाँ पर इस लाइट की इंटेंसिटी और बढ़ाते हैं तो यहाँ पर और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स का मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। कहाँ पर? टर्मिनल्स के अक्रॉस। तो मतलब आपका करंट भी इंक्रीज हो जाएगा। इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो इंटेंसिटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो करंट बढ़ जाएगा, है ना। अब आईवी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर होती है, तो अब देखते हैं यहाँ पर आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको दो चीजें ध्यान रखनी की, ये रिवर्स बाइस में ऑपरेट हुआ है तो हमने यहाँ पर V लिख दिया। रिवर्स बाइस है तो मतलब नेगेटिव पोटेंशियल, नेगेटिव करंट यहाँ पर रख दिया, और यहाँ पर जो करंट आता है फोटो करंट दैट शुड बी इन माइक्रो एम्पियर। ठीक है, माइक्रो एम्पियर में यहाँ पर कैलकुलेट होता है। अब यहाँ पर अगर देखो तो जब हमने रिवर्स बाइस में जब हमने कोई भी पोटेंशियल नहीं दिया था, कोई भी पोटेंशियल नहीं दे रहे थे, तो एक छोटा सा करंट फ्लो हो रहा था, क्योंकि डिप्लीशन लेयर में क्या हुआ था, मूवमेंट के कारण छोटा जो करंट फ्लो हुआ जिसको हमने कहा था डार्क करंट, ये रहा वो डार्क करंट। ठीक है, अब हमने जैसे ही 0.5 का पोटेंशियल दिया तो आपका करंट ये हुआ। ओके, रिवर्स करंट। अब अगर हमने और इंटेंसिटी बढ़ाई तो करंट आपका ये हो गया, मान लेते हैं -500, और इंटेंसिटी बढ़ाई तो ये रहा यहाँ पर हो गया। तो इस तरीके से आपकी आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स बनती है फॉर दिस फोटो डायोड, जहाँ पर आपका रिवर्स करंट रहता है एंड रिवर्स बाइस में रहता है। ठीक है, और ये किसकी वैल्यू आती है? आपकी फोटो करंट की वैल्यू आती है। तो ये फोटो करंट्स डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी। व्हेन यू इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट जो आप इंसिडेंट करा रहे हो तो करंट भी आपका इंक्रीज हो जाता है। इन दिस केस डार्क करंट क्या है वो भी बता चुके हैं, तो इस तरीके से आप डार्क करंट भी उसमें लेबलिंग करेंगे, यहाँ पर रिवर्स करंट बताएंगे, और यहाँ पर इसमें माइक्रो एम्पियर उस ग्राफ में लिखना ब्रैकेट में इज कंपल्सरी, जिससे ये मालूम पड़े कि करंट की जो मेजरमेंट है दैट इज इन द माइक्रो एम्पियर। करेक्ट, वी तो हमारा वोल्ट में होता ही है। यहाँ पर हमारा ये जो क्वेश्चन है ये खत्म हो जाएगा और इस अपने आज के पूरे सेशन को हम खत्म करते हैं। तो कैसा लगा आज का सेशन, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन किया 2017 को, सारे ही सेट्स हमने कवर कर लिए हैं। इसी तरीके से हम हर बार आने वाले 5 साल के जो भी पेपर्स हैं उनको सॉल्व करेंगे, जिसमें हम सेट 1, सेट 2, सेट 3 सबके ही सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। जैसा कि आप जानते ही हो लर्नो फ्री है पर बेस्ट, और यहाँ पर आपको मिलता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। थैंक यू एवरीवन।